ओके, सो आज का इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने देखा जब होस्ट ने बताया कि बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से अटेंड कर रहे हैं और हर प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस को पैशनेटली हमारे साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। आप सब लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। माय नेम इज डॉक्टर हिरेन प्रजापति। बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटल सर्जन, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं और ये मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड ड्रीम टीम की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये जबरदस्त सेशन है उसके अंदर। और आज का जो सेशन है उसका टॉपिक आप सब लोगों ने देख ही लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो उसके ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोग सीरियस है। बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ कि डायरी पेन लेकर बैठे हैं, वीडियो ऑन रख के बैठे हैं, सीखने के लिए आए हैं। राइट। सो थैंक यू वेरी मच मेरा स्वागत करने के लिए, थैंक यू। लेकिन मैं अगर ये जो बता रहा हूँ आप सब लोगों को कि अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा चलने वाला है। ठीक है। तकरीबन तकरीबन 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास का ये सेशन चलने वाला है। और मुझे आखिर तक आप सब लोग चाहिए। और जो सीरियस है वो तो आखिर तक रहने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि 16 सवाल के जवाब देने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 16 सवाल के जवाब आप कैसे हैंडल कर सकते हो और क्या कर सकते हो। और उसके बाद उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ होगा, कोई सवाल और बचेगा, तो मैं ऑडियंस में से भी सवाल लेने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर भी क्या आंसर दे सकते हैं या किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो ऐसी जबरदस्त चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रंजीत भाई यहाँ पर कह रहे हैं 2 घंटा चलेगा तो भी चलेगा सर, क्या बात है। ये होता है पैशन हमारे लीडर्स का। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो मैं अभी प्रेजेंटेशन एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार होस्ट से रिक्वेस्ट है कि एक बार दिख जाए तो मुझे बता देना। यस, अभी दिख रही है सर आपकी पीपीटी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को, अपना फोन रोटेट कर दीजिएगा क्योंकि आपको एक अच्छा बेटर विजन मिलेगा उससे, है ना। चलिए ग्रेट। तो मैं भी थोड़ा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सेटअप कर देता हूँ ताकि मुझे भी आप सब लोग दिखे और मैं आप सब लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँ। ग्रेट। चलिए, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की। आज मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही क्यों कहते हैं इसको? और किस लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं? कहाँ कहाँ से कौन क्या करता है, किस तरीके से बिजनेस करता है, और जिस भी तरीके से बिजनेस करता है उसमें से क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। राइट। तो आ, बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जो हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि प्रॉब्लम्स किसको आएंगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसको बिजनेस शुरू करने में या बिजनेस करते टाइम अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दो चीज होते हैं, या तो जिसको सब कुछ आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, या तो फिर वो कर ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो बिजनेस करने निकले हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। तो मुझे पता है आप सब लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते होंगे, हमको भी आते हैं। हमको भी आते थे, आज भी आते हैं, आने वाले समय में भी आते रहेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम क्यों आते हैं या सब लोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे एक ब्लाइंड मैन्स व्यू मैं इसको कहता हूँ। एक अंधा आदमी है, ठीक है। उसने कभी हाथी के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं है, कुछ भी उसको नहीं पता है कि हाथी किस चिड़िया का नाम है। वैसे हाथी चिड़िया का नाम नहीं है। सो हाथी क्या है उसको कुछ पता नहीं है। और ऐसे इंसान को जब आप हाथी के टच में लाते हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने कभी हाथी देखा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग देखा नहीं है, और ऐसे लोग आपके टच में आते हैं तो वो आपके नजरिए से हाथी को देखते हैं। तो एक अंधा आदमी था, उसने क्या किया, हाथी के दांतों को टच किया। तो जैसे दांतों को टच किया, आई एम सॉरी यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स डिफरेंट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दूं। उसने ये बोला जैसे हाथों को टच किया, ये तो बहुत
धारदार है, उसने ये बोला ये तो रिस्की है, क्योंकि उसको क्या लगा, उसने टच किया हाथों को। दूसरा एक बंदा था जिसने टच किया हाथी के कानों को, बहुत बड़ा बड़ा फील हुआ, तो उसने ये बोला यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती है। तीसरा आदमी था जिसने टच किया हाथी के पैरों को, उसने ये बोला कि ये तो जबरदस्त मोटा सा पग है और जम के लगता है, तो ये बिजनेस के अंदर की अगर जम के रहेंगे, टिके रहेंगे तो जोरदार काम हो जाएगा। एक बंदा है जिसने पूंछ को पकड़ा, पेट को पकड़ा, और उसको बहुत बड़ा सा पेट लगा, उसको पता चला कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अपने बिजनेस के साथ कंपेयर कीजिए, किसी ने पूंछ को टच किया, बोले इसमें तो कुछ नहीं, कौन कह रहा था हाथी इतना बड़ा या जानवर है, उसने पूंछ पकड़ी थी, बोले इसमें कुछ नहीं होता, छोटी सी चीज है, ठीक है। और कोई है जिसने हाथी के सूंड को पकड़ा और उसने सोचा कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज है, सूंड से बहुत सारी जगह पर ये हाथी अपने काम में ले लेता है, नहाने के लिए भी काम में ले लेता है, खाने के लिए भी काम में आता है, चीजें पकड़ने के लिए भी काम होती है, तो यहाँ पर तो मल्टीपल चीजें मिलती है। अभी इसमें से सच्चा कौन, तो बोले सब कोई सच्चे हैं। क्यों, क्योंकि जिसने जिस भाग को छुआ, जिसने जिस एंगल से हाथी को देखा, जिसको आपने जितना नेटवर्क मार्केटिंग बताया, उसने आज तक जो भी सुनी सुनाई बातें या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, उसको यही लगता है कि यही नेटवर्क मार्केटिंग है। और यहां से आते हैं ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम्स कहां से आते हैं, तो जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, सीधी सी बात है ना, जैसे हम भी इस बिजनेस के अंदर आए थे तो हमको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया बहुत सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते गए, इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेटा नहीं होता, या आपको इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, या आपके पास एक्सपीरियंस टीम नहीं होती, तब जाकर आपको आते हैं प्रॉब्लम्स। और दूसरा आता है एक डाउट, सब पता है, नॉलेज ले लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया, डेटा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन डाउट आता है। तो डाउट क्यों आता है, कहीं ना कहीं फियर है, राइट, कहीं ना कहीं फेथ की कमी है, विश्वास नहीं है। कहाँ विश्वास नहीं है, तो बोले सर अपलाइन पे विश्वास नहीं है, टीम पे विश्वास नहीं है, या खुद पे विश्वास नहीं है, या कंपनी पे डाउट है। तो जब फेथ नहीं होता वहां डाउट आता है, या प्रॉब्लम नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, सॉरी, वहां प्रॉब्लम आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सीधी सी बात है कि अगर आपने डिटेल में नॉलेज लिया और ज्यादा इस चीज के बारे में जानकारी ली, तो आपके ये प्रॉब्लम्स और डाउट्स चले जाएंगे, राइट। तो कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि लोग ऐसा समझते हैं कि इस बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं, इस बिजनेस में नहीं। मैं आपको बताऊं, दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी आप अपना काम कर रहे हो, इवन सिंपल सा आपका जॉब कर रहे हो, तो जॉब में भी ऑब्जेक्शन नहीं आते क्या, जॉब में भी प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते, हमारे बिजनेस में हम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हर जगह पर आते हैं। क्या ऑब्जेक्शन खराब चीज है, तो जवाब है नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, अगर सामने वाला, आपने किसी को प्लान दिखाया और वो शुरू करने से पहले आपको कोई सवाल पूछ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई चीज है जो खटक रही है उसको इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, जो हर किसी को कहीं ना कहीं होती है, छोटी मोटी, किसी को छोटी होती है, किसी को बड़ी, तो ऑब्जेक्शन क्या गलत चीज है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन खराब चीज नहीं है, ऑब्जेक्शन आना एक सही और एक अच्छी चीज है। इट्स साइन की प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट है, आपकी बातों में वो डिटेल में जा रहा है। देखिए कई बार आप देख रहे होंगे कि आपने किसी को पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, 1 घंटे तक वो ऐसा ही कर रहा है, हाँ 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 हाँ, फिर लास्ट में आप बोलते हो चलो अब कब शुरू करना है, सोच के बताएंगे। क्या सोचेगा, पूरे 1 घंटे में उसने कुछ देखा ही नहीं, वो खाली अपना टाइम स्पेंड कर रहा था कि भाई आपको मना नहीं कर रहा था, तो 1 घंटा निकाल दिया, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि हाँ इसलिए मुझे शुरू नहीं करना है, ये दिक्कत आ रही है, या इसमें ऐसा होगा, तो ऐसा है क्या, तो समझिए कि उसको इंटरेस्ट है। तो जब ऑब्जेक्शन आता है ना, कई बार क्या होता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है,
तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कहीं पर ऑब्जेक्शन आएगा तो ऐसा समझ लीजिए कि यू मीट एन ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू यू आर गोइंग टू लर्न। जहां ऑब्जेक्शन आया आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि आज तो मैं कुछ सीखूंगा। ये बंदा या तो जुड़ेगा या सिखा के जाएगा, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं हो सकती। ये हमेशा मेरा मोटो रहा है, या तो सामने वाला जुड़ता है या हमको कुछ सिखा के जाता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए आज के बाद कि आप सीखेंगे, इस ऑब्जेक्शन से आप सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा, बहुत सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो वो मोबाइल में रह जाएगा। नोट कीजिए, मीटिंग खत्म होने के बाद इसको रिवाइज कीजिए, आपके एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा कीजिए। 1-2 दिन बाद आपकी टीम को भी फिर से इसका सेशन रिपीट कीजिए, तब जाकर ये धीरे धीरे आपके जहन में उतर जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आपका ध्यान रहना चाहिए। खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इसलिए बोला गया था कि डायरी पेन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करना है। राइट, तो देखिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस, इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस। मैं आपको बताऊं, एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है नेचर। फॉर एन एग्जांपल, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि कोई वायरमैन का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन को पता है कि मुझे लाइव वायर के साथ या लाइव वायर के साथ कनेक्शन करना, लाइव वायर के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसको पता है लाइव वायर को मुझे कैसे स्टॉप करना है, क्या काम करते टाइम मुझे मेन कनेक्शन ऑफ करना है, मुझे कौन कौन से टूल्स अपने पास चाहिए, उसको क्या पहनना पड़ेगा, उसके शूज स्पेशल होते हैं, ये सारी चीजें है ना। अभी वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो वायरमैन बनना है, लेकिन मैं लाइव वायर के साथ का कोई रिस्क नहीं लूंगा, मुझे तो वो पसंद नहीं है। तो क्या ये उसके बिजनेस का प्रॉब्लम है या उसके बिजनेस का नेचर है? अगर कोई प्लम्बर बोलेगा कि मुझे तो जबरदस्त प्लम्बिंग का जोरदार एक्सपीरियंस है, मुझे करना भी है, मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं भीगूंगा नहीं, पॉसिबल होगा? सो ये उसको पता है ये मेरे बिजनेस का नेचर है। इसी तरीके से हर प्रकार के बिजनेस का नेचर होता है। अगर कोई पुलिस के अंदर है और वो बोल रहा है कि मैं इतने टाइम ही ड्यूटी करूंगा और मुझे पसंद होगी वहां पर ही ड्यूटी करूंगा, पॉसिबल नहीं है। रात को भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, कभी 24-48 घंटे करनी पड़ेगी, इमरजेंसी होगी तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, जहां भेजा जाएगा, बहुत सारी चीजें होती। तो ये इसके बिजनेस का, उसके जॉब का, उसके प्रोफेशन का प्रॉब्लम है कि नेचर है? तो आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। ऑब्जेक्शन आना, लोगों की सवाल आना, ये हमारे बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे बिजनेस का नेचर है। तो आज के बाद इसको प्रॉब्लम मत करना चाहिए। अभी करना क्या है, कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं ड्यूरिंग कि जब कोई आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है। यू मस्ट रिमेन काम, डू नॉट गिव प्रॉम्प्ट रिएक्शंस। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कुछ पूछा ना, तुरंत जवाब देना है, अपने ईगो पे ले लेते हैं, अरे ऐसा क्या बोल रहा है। भाई वो उसका ऑब्जेक्शन है, ये अच्छी बात है क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। आपको प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं देने, उसकी बात को काट के, मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसकी बात को कंप्लीट भी नहीं होने देते, काट के जवाब देना। हमको आता है जवाब देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत उसकी बात के ऊपर रिएक्ट कर जाना है। दूसरा, यू मस्ट रिमेन काम, उसकी बातों को सुनो, थोड़ा ठंडा रखना है, सुनना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। राइट, और कुछ लोग मैंने देखा है ईगो के अंदर है। तो मैंने एक लाइन जो है वो सीख ली है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और आप भी जितनी जल्दी ये लाइन सीख जाओगे आपको बहुत मजा आएगा। नेटवर्कर हैज नो ईगो। देखिए मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपकी जेब में दो दो में से एक चीजें रह सकती है। आपकी जेब में या तो ईगो रह सकता है या पैसा रह सकता है, आपको किसको रखना है? मेरी जेब में तो मुझे पैसे रखना है, तो मैं ईगो को नहीं रखूंगा। सो नेटवर्कर का कभी ईगो नहीं होता। आपको कोई मना कर रहा है, आपको ना बोल रहा है, या आपको कोई सवाल पूछ रहा है, तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, इमोशनली हर्ट हो जाते हो, और उसके सामने बोले ये मेरा इतना जबरदस्त फ्रेंड था और अभी मुझे ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो बिजनेस करने जैसा ही नहीं है। तो ये उसका ऑब्जेक्शन है। आपको प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं देने हैं, यू मस्ट रिमेन काम। क्या करना है आगे बताऊंगा, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईगो हर्ट हो जाता है छोटी छोटी चीजों के अंदर, तो आप इस बिजनेस में लंबा नहीं जाओगे। इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस के अंदर ये लागू होता है। अगर आप ईगो हर्ट कर देते हो सामने वाले का या अपना खुद का, तो आप बड़ा बिजनेस कभी नहीं बना सकते। रिमेंबर, तो आज के बाद ड्रीम टीम के अंदर कोई भी बंदा होगा कभी अपना ईगो हर्ट नहीं करेगा। ठीक है, रेडी? राइट। सो देखिए ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? ऑब्जेक्शंस आते हैं मिसकंसेप्शन से, लैक ऑफ नॉलेज से। उसके पास आधी जानकारी है, गलत जानकारी है,
मिक्स जानकारी है, अधूरी चीजें हैं, वहां से ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आपका काम क्या है ड्यूरिंग द ऑब्जेक्शन, हम क्या करते हैं पता है, उसको कन्विंस करने लग जाते हैं, भाई तू कर, अच्छा है, तू मेरे साथ कर, तेरे को करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये रूल है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज समझ लीजिए कि योर जॉब इज नॉट टू कन्विंस देम, आपका काम उनको कन्विंस करना नहीं है, आपका काम है उसको एजुकेट करना, उसको सही जानकारी देना, और वो डिसीजन जो नहीं ले पा रहे हैं, चाहे उसको करना है या नहीं करना है, अगर अच्छा बंदा होगा, उसके काम का होगा और नहीं करने का डिसीजन लेता है, तो देखिए वो गलत डिसीजन ना ले जाए, उसको सही डिसीजन लेना कैसे आसान कर सकते हैं, वो हमारा काम है। मतलब आपको उसकी जानकारी देना है, आपको उसको कन्विंस करने नहीं लग जाना है। राइट, नोटेड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिखते जाइए। तो अभी मैं 4 स्टेप बताने वाला हूं, ठीक है। 4 स्टेप जो हर ऑब्जेक्शन के अंदर, देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, सर मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कुछ ऐसा बता दो, मतलब ऐसा कोई जबरदस्त मंत्र बता दो कि एक मंत्र मार दे तो सब ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन वंस अगेन आपका काम है उसका जो उस क्यों ऑब्जेक्शन आया उसकी डेप्थ में जाना, और उसका सही डिसीजन लेने में मदद करना, उनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट करना, ये आपका काम है। उनको कन्विंस करना आपका काम नहीं है। अगर उनको अच्छा लगेगा, उनके काम का लगेगा, तो वो बंदा अपने आप को कन्विंस कर सकता है, आप किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कन्विंस करना आपका काम नहीं है। तो क्या करना है, तो वो मैं बताऊंगा कि हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ये 4 स्टेप के अंदर आपकी सोच होनी चाहिए। ये मैं सोच की बात कर रहा हूँ, बाद में सवालों के ऊपर आऊंगा कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पॉइंट है लिसन, लिसन एंड लिसन। सुनो, जैसे ऑब्जेक्शन दिया, डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड। हमको क्या लगता है, जैसे उसने बोला ये तो प्रोडक्ट मुझे महंगे लग रहा है, हाँ मुझे पता है क्या जवाब देना है, तो तुरंत अपने अंदर से, उसने अभी सेंटेंस खत्म भी नहीं किया, अपने अभी वो पूरी बात भी नहीं कर रहा है, और उसको जवाब देने के लिए हम तैयार, अरे कोई कोई महंगा, किसने बोला महंगा पड़ रहा है, अरे बहुत सस्ते पड़ते हैं, कंसिस्टेंसी के अंदर तो देख तू, चल मैं तेरे को बताता हूँ। लेकिन बी काम, मैंने बताया ना, डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड, ये पहला स्टेप है। ठीक है, लिसन टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको गहराई में उतरना है कि वो कोई भी ऑब्जेक्शन है वो क्यों दे रहा है, तो गौर से सुनिए, ये पहला स्टेप है। और मैं आपको बताऊं 90% लोग, और मैं खुद भी यही गलती करता था, सुनते नहीं है हम, और हम अपने आप को अभी भी इसके अंदर अपग्रेड करते हैं। तो सबसे पहला काम है सुनना है। राइट, कि क्या होने वाला है, उसको क्यों ये सवाल है, ये सुनना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है जिसको हम करते हैं, कहते हैं क्वेश्चन एंड रिफ्रेश। आपने सुन लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग एंड रिफ्रेश। अभी क्वेश्चनिंग क्या होता है, क्वेश्चन आप सब लोगों को पता है, गद्दी होती है, गद्दी वो क्वेश्चनिंग का काम करती है ना। तो आप अगर मान लीजिए कि आप ऐसे सो रहे हो, लेकिन आपके नीचे एक अच्छा सा गद्दा होगा, तो आपको क्वेश्चनिंग देगा, पैम्परिंग करेगा। अभी मेरी आवाज आ रही है? यू सॉरी, यस बीच सर, में कॉल, प्रॉपर। ओके, बीच में एक कॉल आ गया था। मैं जो बता रहा था कि स्टेप 2 है ये क्वेश्चन एंड रिफ्रेश करने का। ठीक है, क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है कि उनको बताइए हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ठीक है, आप उनके जूते में पैर रखिए, उसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग। उनको बोलिए हाँ मैं आपको समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं इस बात को समझ रहा हूं। और रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब क्या, वही चीज को तोड़ मोड़ के वापस उसको देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि यार मैंने तो ये देखा है कि सुना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं, और मुझे लगा कि यार ये महंगे प्रोडक्ट के साथ मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा, ये वो। तो आपने बोला हाँ, आपने पूरा सुन लिया, फिर आपने क्या किया, पहले तो सुना, मैं बार बार बोलूंगा, ये पहला स्टेप सुना। फिर आपने बोला कि हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल रमेश जी से मैं बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल रमेश, सही बात बताई आपने, मैं आपकी बात जो है वो समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिफ्रेश, मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूं, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं इसीलिए आप नहीं कर पाएंगे, क्या मैं करेक्ट हूं?
आपने क्या किया, उसकी बात को दोहराया, राइट। या अगर ये प्रोडक्ट सस्ते होते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं करेक्ट हूं? सवाल के सामने आपको रिफ्रेश करके उनका सवाल वापस देना है। क्लियर है इतना? ये हर ऑब्जेक्शन में आपको काम आएगा। उसके बाद तीसरा है जिसको बोलते हैं पीलिंग द ऑनियन। पीलिंग द ऑनियन का मतलब क्या है? प्याज है, प्याज, तो प्याज में क्या होता है, जो बाहर है वो खाने लायक होता है क्या? नहीं होता ना। तो आप क्या करते हो, पील करते हो, एक एक चीजें निकालते हो, और फिर जो अंदर का होता है ना वो खाने लायक है। सेम ऐसा ही है, जब कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, बाहर की जो बात है ना, वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो टाइम नहीं, वो ऑब्जेक्शन नहीं है। उसको पता नहीं है कि ये टाइम देने से क्या मिलेगा, उसको पता नहीं है कि ये टाइम देने से आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसको पता नहीं कि फुल टाइम नहीं देना है, मैं इसको मैनेज करके भी कर सकता हूँ, उसको पता नहीं मेरा दिन कैसे मैनेज कर रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो टाइम नहीं है ये बाहर का पड़ था, लेकिन आपने क्या किया, पीलिंग किया, पीलिंग किया, आपने डेप्थ डिगिंग किया, इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ डिगिंग। आप गहराई में उतरे, आपने खड्डा खोदा, आप और अंदर गए, और अंदर गए, आप उनके ऑब्जेक्शन के अंदर गए, ठीक है। और रियल इश्यू, उसका जो रियल इश्यू है वहां तक आपको पहुंचना है, जिसको बोलते हैं पीलिंग द ऑनियन, ठीक है। समझ गए? ये क्लियर है? कैसे आप पूछोगे, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि जैसे अभी मैंने बताया, एक की टाइम नहीं है वो वाला ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, तो वो एक्चुअल ऑब्जेक्शन नहीं है उसके नीचे की ये सारी बात है। इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी ने बोला कि भाई चलो प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपने डेप्थ डिगिंग कैसे किया, आपने पहले तो सुना, फिर आपने क्या किया, वन सेकेंड क्वेश्चनिंग किया कि हाँ मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ते होते तो आप शुरू कर सकते थे, प्रोडक्ट महंगे हैं इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मैं सही हूं? और फिर आपने क्या किया, पीलिंग करना चालू किया कि इसके अलावा और कोई रीजन है जो आपको रोक रहा है बिजनेस शुरू करने के लिए, इसके अलावा और कोई बात है? फिर दूसरा, अगर प्राइस वाजंट द प्रॉब्लम, मतलब कि अगर प्राइस जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या आप तुरंत शुरू कर देते? ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई चीज है जो अभी शुरू करने में आपको रोक रही है? ऐसे कुछ सवाल, ये एक एग्जांपल है, एग्जैक्टली ऐसा बोलना ऐसा नहीं है, आपको अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगी, वो मैं मेंटली सारी चीजें कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो क्लियर हो गया? पहले सुना, फिर हमने क्वेश्चनिंग किया, उस चीज को रिफ्रेश करके उसको वापस दिया, और फिर हम डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेप्थ में कैसे जाओगे? डेप्थ में हमेशा सवाल पूछ के जाया जाता है, लिखना हो तो लिख लो, डेप्थ में हमेशा सवाल पूछ के जाया जाता है। अगर आपने सवाल के जवाब देना शुरू कर दिया तो सामने वाले सवाल पूछते रहेंगे, आप जवाब देते रहोगे, और सारे जवाब देने के बाद भी लोग जुड़ेंगे नहीं। ये नियम है, सवाल का जवाब अगर आपने सवाल देना शुरू कर दिया, सवाल के जवाब में अगर आपने सवाल करना शुरू कर दिया, तो आप डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक स्किल है, ये मुझे भी नहीं आता था, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे उनको नहीं आता होगा, डोंट वरी, बस सीखते जाइए, करते जाइए, जैसे हमने अब इम्प्रूव किया ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, राइट। क्लियर है? सो 3 स्टेप पता चल गए। फिर चौथे स्टेप में आती है बहुत कमाल की टेक्निक, जो बरसों से सेल्स में यूज की जाती है, बहुत सारे ये लोग यूज करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है, जिसको बोला जाता है फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड मतलब क्या? जैसे इंग्लिश के अंदर होता है ना एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, इसी तरीके से ये एक फील फेल्ट फाउंड एक फॉर्मूला है। ये क्या कह रहा है, जैसे कि आपको कोई भी चीज है, आई नो हाउ यू फील, मतलब कि पहले आप उसकी बात को फील कर रहे हैं, उसकी बात के साथ एग्री होने की ट्राई कर रहे हैं, फील करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बात को, फिर आप उस चीज को क्या ले जा रहे हैं कि हाँ मैं भी ऐसा ही समझता था। आप ये पूरा एग्जांपल अपने ऊपर लेना है, ठीक है, या थर्ड पार्टी के ऊपर लेना है, सामने वाले के ऊपर नहीं लेना है। तो आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है कि आपको कैसा लग रहा है, आप जो बोल रहे हो कि हाँ प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, एंड फिर समहाउ आई फाउंड दिस, मतलब कि फिर आपने वो उसके साथ 2-3 चीजें ऐड की एंड अल्टीमेटली बोले ये मैंने जब जानकारी ली तब मुझे समझ में आया कि इसके प्रोडक्ट महंगे नहीं है, सस्ते भी नहीं है, यहाँ तो प्रोडक्ट फ्री में पड़ते हैं और ऊपर से कमाई करने का जरिया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या किया आपने, चौथे स्टेप में फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। कैसे करना है आगे मैं बताऊंगा, एक एक ऑब्जेक्शन में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
फील्ड फेल्ड फाउंड आपको समझ में आ गया? इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है बाद में बात करिएगा, पूरे प्रेजेंटेशन के बाद हम बात करेंगे, या फिर आपके एक्टिव अपलाइन के पास बैठकर इस चीज को थोड़ा समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? फील्ड फेल्ड फाउंड। उसके बाद अब आता है कम अप विथ योर सॉल्यूशन। अब जवाब देना है। नाउ इट्स टाइम टू रिप्लाई। जवाब अब देना है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन आया और सीधा पहला 5वां स्टेप है वो पहले कर देते हैं, सीधा जवाब देना। तो आज के बाद आप क्या करोगे, कभी भी किसी का सवाल आता है आप कभी सीधा जवाब नहीं दोगे, टेढ़ा जवाब भी नहीं देना है। सीधा जवाब नहीं दोगे का मतलब क्या है, जैसे बताया, समझ गए? तो एक चीज समझिए, फिर से छोटा रिपीट कर देता हूं कि स्टेप 1 में क्या किया, पहले तो सुना, गौर से सुना, समझने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर क्या किया कि क्वेश्चनिंग किया, हाँ उसकी बात को बोला कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ या आपकी चीज को समझ रहा हूँ। फिर उसी चीज को रिफ्रेश करके उसको वापस दिया। उसके बाद उसके सवाल के डिटेल में जाने के लिए हमने और सवाल पूछने चालू किए और डिटेल में जाने की कोशिश की। उसके बाद क्या किया, उसका जो रियल ऑब्जेक्शन आया वहां पर हमने फील्ड फेल्ड फाउंड का इस्तेमाल किया कि हाँ मेरी भी स्टोरी ऐसी ही थी, समहाउ मुझे ये पता चला और फिर बाद में ये क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया फील्ड फेल्ड फाउंड। और इसी तरीके से आपने लास्ट में उसके ऊपर जवाब देना चालू किया जो आपको एग्जैक्टली समझाना है। ये आपको अब जब जवाब दोगे आप, तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगे आपकी जो है। अच्छा मैंने कभी कई बार देखा है, आप अरे नहीं नहीं किसने बोला प्रोडक्ट महंगे है, बहुत सस्ते पड़ते हैं, ऐसे लोग जवाब देते हैं। अगर ये एनर्जी से आप उसको समझा रहे हो कि नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप उसकी जगह पर ये बोल रहे हो, अरे इसके प्रोडक्ट महंगे पड़ते ही नहीं है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ इतने टाइम से, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत सस्ते पड़ते हैं और इसके अंदर से क्या कैसे बेनिफिट होना है बस वो जानकारी लेनी। तो ये आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और आपका जो स्माइलिंग फेस, हमेशा जवाब देते टाइम है ना लोग टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और डरने लगते हैं कि इसने सवाल पूछ लिया, ठीक है? आपको हैप्पी फेस होना चाहिए जवाब देते टाइम। और ये अगर आपको सबसे ज्यादा सीखना हो तो मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू देखिएगा और खास करके चुनाव के पहले वाले जो एकदम एक्सट्रीम टाइम होता है उस टाइम के पॉलिटिशियंस के आप इंटरव्यू देखिएगा। वहां पर आप, वो पॉलिटिशियंस मास्टर होते हैं ये साइकोलॉजी में, मास्टर। सामने वाला इतना खतरनाक सवाल पूछ रहा है, पत्रकार फुल डेटा के साथ, लेकिन वो बिल्कुल काम होते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं, हंसते चेहरे के साथ इतनी खतरनाक चीजें बोल जाते हैं। और ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो मास्टर होते हैं, और देखिएगा वो अपने पॉलिटिशियन कैरियर में भी आगे जाते हैं। तो ये सीखना है वहां से। लर्न द कॉमन क्वेश्चंस। कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो सबकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे 16 सवाल है हमारे पास। ये 16 सवाल के जवाब कैसे देना है, ये टेक्निक के थ्रू, ये 5 टेक्निक के थ्रू ये आपको सीखना है, बार बार सीखना है, बार बार सीख के अप्लाई करना है और उसको मास्टर होना है। आज आपने अटेंड कर लिया तो आपको मास्टर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो क्या करना है, बार बार सीखना है और उसको मास्टर होना है, राइट? सो स्टैंडर्ड मॉडल यही चीज, पहला हम क्या सोचेंगे कि भाई अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, मतलब उसने ये कहा तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों पूछ रहा है। हमने ये गौर से सुना हमने कि उसके एक्चुअल कहने का मतलब क्या है, ठीक है? मैं आगे एग्जांपल में और अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा हम क्या करने वाले हैं कि फील्ड फेल्ड फाउंड, पहले क्वेश्चनिंग कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, और फिर क्या करने वाले, जवाब देते टाइम देखिए बंदा जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट ए पे खड़ा है और हम जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट बी पे खड़े हैं। एक लीडर का काम क्या होता है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी का ब्रिज तैयार करना। अगर आपने ये ब्रिज तैयार करना सीख लिया तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो हम करेंगे, वो ब्रिज बनाएंगे कि उसने जो ये ऑब्जेक्शन दिया तो उसके अंदर ऐसा पहले तो सोचा हमने कि ऐसा क्यों पूछ रहा है, मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है, उसके दिमाग में ऐसा सवाल आया, क्या ये रीजन है कि इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, या इसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस होगा, या इसने जल्दबाजी में प्लान देखा है, ऐसा कोई भी चीज हो सकती है। फिर उसके कहने का मतलब के बारे में हमने सोच के फिर वो जिस पॉइंट पे खड़ा है वहां से हमको इस पॉइंट के ऊपर लाना है। वहां पर हमने क्या किया, वो क्वेश्चनिंग किया, रिफ्रेश किया,
पीलिंग द ऑनियन किया, मतलब हमने डिटेल में डेप्थ में क्वेश्चनिंग करके फील्ड फेल्ड फाउंड का इस्तेमाल किया, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे हम, तो लास्ट में हम करेंगे वैलिडेटिंग विथ एविडेंस, मतलब कि देखिए कोर्ट केस चल रहा है, सब दलील बलील हो गई, लेकिन दलील के बेस पे कोर्ट का फैसला नहीं होता। तो फैसला कैसे होता है, साथ में वो दलील करते हैं, उसके साथ में वो एविडेंस पेश करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम उसके साथ एक प्रकार की दलील कर रहे हैं कि भाई वो बोल रहा है कि ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके हमने ये पूरा डिटेल में करने के बाद लास्ट में उसको सारा आंसर दे दिया, सब दे दिया, फिर हम उसको क्या करेंगे, हमने जो बताई ना उस बात को वैलिडेट करना है, उसके लिए एविडेंस देंगे। क्या एविडेंस हो सकता है, एविडेंस क्या हो सकता है, सिंपल सी चीज है, हमारे टूल्स। आपने अगर कार बुक है, आपने ओपन की और आपने बताया कि देखिए ये बंदा जो है ये पूरे 9 बजे अपनी दुकान खोलता था, रात को 10 बजे बंद करता था, और फिर भी इनको भी ऐसा ही लगता था, फील फेल्ट फाउंड, कि इनके पास टाइम नहीं है और ये कैसे कर पाएंगे। लेकिन कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीजें इन्होंने सीखी, और आज आप देखिए इनकी दुकान नहीं है, ये फ्री हो चुके हैं और आज ये मर्सिडीज लेकर घूम रहे हैं, हमारे ईश्वर भाई पटेल। तो ये मैंने क्या किया, टूल्स का इस्तेमाल किया और स्टोरी टेलिंग बताया। आप अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हो, आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हो, यहां पर आप एविडेंस के लिए 3 वे कॉल कर सकते हो। आपके टीम में कोई हाउसवाइफ है जो पूरा घर मैनेज करने के साथ बिजनेस कर रहा है, तो आप उनके साथ उनका 3 वे कॉल कर सकते हो कि देखिए आपका ये जो प्रॉब्लम है कि भैया आपके पास समय नहीं है, तो ये जो हाउस वाइफ है पूरा अपना घर को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास भी समय नहीं था, लेकिन उसके साथ उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया और आज ये देखिए अपने घर के लिए इतनी इतनी चीजें कर पा रहे हैं। या किसी भी आपके टीम के अंदर, आपके अपलाइन के अंदर ऐसा बंदा है जो बिजी है, साथ में बिजनेस बिल्ड कर सकता है, तो उसको आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं। तो एविडेंस कैसे दोगे, या तो टूल्स, या तो मोबाइल ओपन किया, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, यू आप देखिए व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लेकिन होता क्या है, हम देखते नहीं है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं उसको सेव करके रखते हैं, उसको पता होता है कि ये 2 मिनट का वीडियो, अगर कोई एक 2 मिनट का वीडियो मैंने भेजा था जिसके अंदर शिवम गोस्वामी जी ये बता रहे थे कि पापा मना कर रहे हैं, तो वो रीजन क्या हो सकता है। अगर मेरे साथ है को लड़का बैठा है और उसको भी यही ऑब्जेक्शन आ रहा है कि मुझे करना है लेकिन पापा मना कर रहे हैं, अगर मैंने वो वीडियो पूरी बात समझाने के बाद एज एन वैलिडेटिंग एविडेंस लास्ट में अगर मैंने वो वीडियो का इस्तेमाल किया, तो क्या होगा, हमारी चीज लॉक हो जाएगी। समझ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाओ। हमारे दीपल में बहुत बढ़िया कहते हैं कि ये कहानी सुनाने का बिजनेस है, लेकिन मन धड़न कहानियां नहीं, जो रियल कहानियां हैं, जो आपके साथ है, आपके अपलाइंस के साथ है, जो हमारी टीम के साथ बनी हुई है, कितने सारे एग्जाम्पल है। लेकिन वो एग्जाम्पल आपको कब पता चलेंगे, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं हर एक मीटिंग अटेंड करता था, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी मीटिंग, तो वहां से मुझे स्टोरीज मिलने लगे। मैं पहले किसी को नहीं जानता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये बंदा जो है वो किराना की शॉप चलाता था, सिर्फ 10वीं पास है और आज मर्सिडीज लेके घूम रहा है। मैं मीटिंग अटेंड करता था तब मुझे समझ में आया कि एक हसमुख कलापी नाम का बंदा है, सिर्फ 9वीं पास है, लेकिन 3 लाख से ज्यादा कमाता है, इन्होंने अपना घर भी बना लिया है। मैं मीटिंग अटेंड करता था तो मुझे वहां से स्टोरी मिली, मुझे तब समझ में आया कि एक मोहम्मद मोइन खान है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, BMW लेके घूम रहा है। मैंने देखा तब समझ में आया कि एक बंदा जो है वो फुल टाइम अपने हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते थे, आज जॉब नहीं करते हैं। ये स्टोरीज कहाँ से मिलेगी आपको, है ना। ये स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है, और ये जो स्टोरीज रियल है वो अगर आप रेगुलर सारे मीटिंग सारी चीजें अटेंड कर रहे हो तो आपके पास स्टोरीज का खजाना होगा। फिर आपको पता है कि मुझे यहाँ पर ये स्टोरी कहनी है, मुझे यहाँ पर ये स्टोरी कहनी है, एज एन वैलिडेटिंग एविडेंस। क्लियर है। सो क्या करेंगे, वो जो चीजें मैंने बताई कि फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ सेल्फ, ठीक है, खुद का एग्जांपल। आप पहले तो खुद का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप खुद के साथ ऐसा बना था तो आप पहले खुद का एग्जांपल बताइए, या आपके टीम में से किसी का सेम एग्जांपल था, उनके पास भी यही ऑब्जेक्शन था लेकिन आज वो सक्सेसफुल है, वो एग्जांपल दीजिए। किसी और के साथ, अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी 3 वे कॉल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो, आपके मोबाइल के अंदर वीडियो, फोटो, आपकी कार बुक, आपके जो चेक्स, उस सारी चीजों का कंप्लीट करने के बाद आप
क्वेश्चनिंग बैक करोगे, वही क्वेश्चन उनको वापस दोगे कि देखिए इतना इतना है, अभी आपका क्या कहना है कि अभी शुरू करो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, राइट। आई होप ये जो है, अगर ये आपने समझ लिया माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये एक बार में नहीं समझ में आए, आप बार बार रिपीट में ये देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आप डिस्कस कीजिएगा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, तो ये कुछ 16 सवाल है। यहाँ पर हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो चुका है पीपीटी के अंदर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि 16 सवाल, क्या सवाल है वो मैं बताने वाला हूँ, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए, मजा आएगा अभी। सबसे पहला सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है। क्या यहाँ पर कोई है जो इसका आंसर दे सकता है या वो देना चाहेगा हमारे पार्टिसिपेंट्स में से, या हमारे लीडर्स यहाँ पर है उसमें से कोई, या चैट बॉक्स में आप लिखिए कि समय नहीं है आप क्या करोगे। चलिए, बात करने जाएंगे, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन बात करने जाएंगे, आई नो आप सब लोगों को पता है, तो थोड़ा समय ज्यादा चला जाएगा क्योंकि 16 सवाल हमको कवर करने हैं। तो मैं जितना हो सके बताने की कोशिश करूंगा, और बाकी आप सब लोग अपने हिसाब से चैट बॉक्स के अंदर भी अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हो, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है और हर किसी से सीखने जैसा होता है, तो वो मुझे और मजा आता है। तो सबसे पहले देखिए कि किसी ने बोला कि हाँ शुरू करना है, या मैं शुरू नहीं कर सकता दोस्त। क्यों नहीं कर सकते? बोले मेरे पास समय नहीं है। सबसे पहला काम याद कीजिए, क्या करना है? सुनना है, उसकी बातों को सुनिए, काटना नहीं, गौर से सुनिए, फिर आप सोचिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। क्या उसका जॉब ऐसा है, वो कितने समय काम कर रहा है आपको पता है, शेड्यूल नहीं पता है, ये सारी चीजें आप दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, फिर क्वेश्चनिंग किया, याद आया क्या करना है? क्वेश्चनिंग करना है, रिफ्रेश करना है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को कंप्लीट समझ रहा हूँ, और मुझे पता है कि आपको करना है, लेकिन समय नहीं मिलेगा, ये इस बारे में आप सोच रहे हो, क्या मैं सही हूँ? वो बोलेगा हाँ। फिर आपको क्या करना है? पीलिंग द ऑनियन, प्याज वाला, आप उसके सामने और सवाल पूछ के आप उसको बोलेंगे। तो अगर समय का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं अभी आंसर पे आया ही नहीं हूं, सोचिए, अगर समय का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, है ना। क्या इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम आएगा? तो क्या है, सबसे पहले अगर दूसरा कोई है वो भी नोट कर लो। अगर दूसरा बोल रहा है, बोले इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम है, तीसरा है तो तीसरा भी नोट कर लो, यहां से आपका काम आसान हो जाएगा। आप देखिए, ज्यादातर लोग 99% लोग 2 ऑब्जेक्शन से ज्यादा देते नहीं है, जो रियल ऑब्जेक्शन वाले हैं। जिसको नहीं करना है आपको, वो वेट कर रहा है कब आप जाओ, जिसको कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने बताया ना, आपका काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, आपका काम है जानकारी लेना है और उसको डिसीजन लेने में मदद करना है। तो जिसको करना है उसको 2 ऑप्शन, 2 मैक्सिमम होते हैं, तीसरा भी बहुत रेयरली आता है, लेकिन जिसको नहीं करना है वो कुछ भी बोलेगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपने क्या किया, हम कहा थे क्वेश्चनिंग कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, पीलिंग द ऑनियन किया, उनको सामने 2-3 सवाल पूछे, उन्होंने बोला नहीं ये टाइम वाला इश्यू है, ठीक है। तो अभी आप कैसे जवाब दोगे? फील, फेल्ट, फाउंड, राइट। तो आप क्या करोगे कि हाँ समय नहीं है। अभी 2-3 चीजें आपने सोची कि वो ऐसा क्यों बोल रहा होगा, समय नहीं है, या तो वाकई में बहुत बड़ी बड़ी जॉब कर रहा है, मतलब 12-14 घंटे का काम कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको ऐसा है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा समय देना होगा, ये मिथ उसके अंदर होगा, या उसको ऐसा होगा कि मैं समय क्यों दूर दे रहा हूं, आपने अभी तक उतना वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। इसमें से 2-3 चीजों में से एक आध चीज होगी। तो आपने उसको बताया कि बहुत सही है, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि जैसे आप अपना एग्जांपल, मैं अपना कैसे देता हूं मैं बता रहा हूं, आप अपना अपने हिसाब से आप सेट करते जाइए। जैसे मुझे कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ कि सही बात है, मैंने जब पहली बार बिजनेस मैंने देखा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरे दिमाग में यही एक सवाल आया था
कि यार मैं कैसे समय में दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं सुबह में क्लिनिक जाता हूँ, शाम को क्लिनिक आता हूँ, कभी कभी 9 बज जाते हैं, 9:30 10 बज जाते हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने जब डिटेल में यही सवाल मैंने मेरे मेंटर से पूछा और उनके साथ मैंने बैठकर डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर इतना ज्यादा समय देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि दिन का आपका शेड्यूल क्या है, फिर आपने उसके शेड्यूल के बारे में बात की और उसके अंदर से आपने उसको मैनेज करना सिखाया। कि अगर आप सोचिए कि आप अगर दिन के 1 से 2 घंटे दे रहे हो, उन्होंने मुझे बताया कि सर आप दिन के 1 से 2 घंटे दे रहे हो, और मान लीजिए ऐसा आप 1 से 2 साल तक दे रहे हो, और संडे का टाइम आप, ऑब्वियसली आपका संडे तो बंद होता होगा, तो संडे का टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सर आने वाले समय में आपको ना सिर्फ पैसा लेकिन समय कमाने का मौका मिलेगा। और इस बिजनेस को मैं आपको बता दूं, 90% लोग जो है, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में ही कर रहे हैं। कोई यहाँ पर फ्री लोग आते ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये नवरे लोगों का बिजनेस ही नहीं है। बिजी है उन लोगों का ही बिजनेस है, क्योंकि बिजी में से फ्री होने का ये तरीका है। अच्छा, आप आज बिजी हो, सर आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? वो बोलेगा मैं तो 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और 5 साल बाद में वापस आऊंगा यही प्रोजेक्ट के साथ, क्या उस टाइम पे आप फ्री होंगे? फील्ड फेल्ड फाउंड में आप धीरे धीरे ले जा रहा हो, समझ रहे हो? बोलेगा नहीं यार, 5 साल बाद भी। अच्छा, आपको क्या लगता है 5 साल बाद आपकी जॉब का समय कम हो जाएगा? नहीं। अच्छा, आप सोचिए कि आपके जॉब के साथ में आप बिजी हो, थोड़ा और बिजी हो जाएंगे, 2 से 3 साल अगर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, आपके सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा अगर इनकम आना चालू हो गया, तो आपके पास सर पैसा तो होगा, लेकिन आपके पास चॉइस होगा कि आपको जॉब पे जाना है या नहीं। और सर ऐसा हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ से आप चले गए स्टोरी टेलिंग पे। आपको अल्टीमेटली स्टोरी सुनानी है, आपको एविडेंस देना है। लास्ट में क्या था? एविडेंस। पूरा सीक्वेंस आप समझ रहे हो? अगर लिखा होगा तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो आप देखिए, लास्ट में आप क्या बोल रहे हो? एविडेंस। कि देखिए मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ, ठीक है, या आप बता सकते हो नीलेश भाई का फोटो ओपन किया। देखिए सर, ये जो है, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करते थे, इन्होंने 17 साल अपनी लाइफ में जॉब किया, और इनका भी ऐसा ही था कि समय नहीं था इनके पास। 10-10 12-12 घंटे जॉब करते थे, और इनका ऐसा था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैंडल करना था, तो इनको कभी नाइट में भी जाना पड़े, रोटेशन भी होता था, कभी कभी कोई स्टाफ नहीं है तो 2-2 दिन रुकना पड़ता था, ऐसा सब कुछ होता था। लेकिन इन्होंने एक डिसीजन लिया कि ऐसी लाइफ में कब तक जीऊंगा, 17 साल तो हो चुके हैं। इन्होंने साथ में वेस्टेज करने का डिसीजन लिया। जॉब से निकलते थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करते करते, धीरे धीरे करते करते इस बिजनेस के अंदर आप देखिए 1 सवा साल के अंदर इन्होंने 17 साल पुरानी जॉब छोड़ दी। आज मजे से एंजॉय कर रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। सर आपको फ्री होना अच्छा लगेगा कि नहीं? आपके पास अभी समय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय होगा तो फिर आप क्या वही जॉब पूरे दिन इतना मेहनत करना पसंद करोगे? अभी आप सब लोगों को क्या लगता है कि उसका ये टाइम वाला बहाना निकल गया होगा कि नहीं निकल गया होगा, अगर जेन्युइन है? राइट? तो सही है, आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज कोई ऐड करना चाहे तो भी नीचे ऐड कर सकता है। सिंपल सी चीज है कि सर समय नहीं है इसीलिए तो करना है, समय होता तो ये बिजनेस नहीं करते। राइट? तो ये हो गया, समय नहीं है, टाइम नहीं है। दूसरा सवाल आता है, पैसा नहीं है ना? तो क्या करेंगे? देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहला काम क्या करेंगे? अगर हॉल में बैठे होते तो सब लोग बोलते हैं लिसन, है कि नहीं? तो आप वहां पर घर पे भी बैठ कर बोल सकते हो, मुझे यहाँ पर सुनाई दे जाएगा। पहला काम है सुनना है, क्या बोल रहा है, ठीक है। पैसे नहीं है, आपने बैक ऑफ द माइंड सोचना चालू किया, आप काम हो, स्माइल कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। क्या इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पैसे डालने हैं, या वाकई में इसके पास थोड़े भी पैसे नहीं है, या फिर ये पैसे डालकर इसमें क्या मिल सकता है, कहाँ पैसे डालने हैं ये समझा नहीं है। ऐसी 2-3 चीजें हो सकती है, ठीक है। फिर आपने क्या किया? क्वेश्चनिंग करना है या रिफ्रेश करना है? बोला हाँ बिल्कुल आपकी बात मैं समझ सकता हूँ कि पैसे नहीं है, और पैसे नहीं होते तो बिजनेस चालू करने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप बिजनेस चालू करना चाहते? या इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम है? पीलिंग द ऑनियन, ठीक है, हम एक एक परत निकाल रहे हैं उसकी। तो बोलेगा नहीं ये पैसों का प्रॉब्लम है, या जो भी वो बोलेंगे, ठीक है।
फिर आप क्या करोगे, फील फेल्ट फाउंड, वहां आ गए। तो एक्चुअली कैसा है कि ये बिजनेस जब मैंने पहली बार, मुझे एक बंदे ने बताया था, तो क्या हुआ था कि मुझे जैसे बिजनेस बोला ना, तो मुझे लगा तो यार बिजनेस तो हम कैसे कर सकते हैं यार, हमारे पास पैसे नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा सुना था कि अगर आपको हजारों में कमाना है तो लाखों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और लाखों में कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि यार पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं शुरू कर पाऊंगा। और मैंने भी ऐसा भी सुना था कि बहुत सारे प्लान के अंदर ऐसा होता है कि 25,000 से शुरू करो, 15,000 से शुरू करो। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, हमारे बिजनेस में आपको एक भी रुपया लगाकर यहाँ पर शुरू करना ही नहीं है। आपके घर में जो सामान आ रहा है, वो सामान आप वो ब्रांड से ले रहे थे, इसकी जगह ये ब्रांड से ले रहे हो, और वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। इसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं है। बाकी आप घर पे बैठे ट्रेनिंग ले सकते हो। हमारे छोटे मोटे इवेंट होते हैं, तो छोटे इवेंट में 50 एक रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर बड़े इवेंट होते हैं तो 250 से 500 रुपए के आसपास का फुल डे वर्कशॉप होता है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मतलब पैसा लगाकर तो इस बिजनेस को करना ही नहीं। अगर सर पैसा लगाकर करना होता तो मैं खुद नहीं करता, खुद के ऊपर ले लीजिए। और आप समझिए, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास कभी कभार मीटिंग में आने के लिए 50 रुपये भी नहीं है, तो सर आपको ये बिजनेस और करना चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं है इसीलिए तो बिजनेस बता रहा हूं। अगर आप करोड़पति होते, पैसे होते, तो मैं बिजनेस लेकर क्यों आता। पैसे कमाने हैं इसीलिए तो बिजनेस बता रहा हूं, राइट। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम, आप जो सोच रहे हो कि पैसा, तो इसके अंदर कोई पैसे ज्यादा लगाने नहीं है। अभी लास्ट में कहाँ आना है, एविडेंस एंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है। अब सोचिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक बंदा था जो बहुत छोटे से घर में रहते थे, एक छोटी सी चाली में रहते थे नरोड़ा के पास। और उनके पास भी यही प्रॉब्लम था कि डे टू डे लाइफ में एक जॉब करते थे, मान मान घर चलता था, और इतने पैसे नहीं थे। वो लाइफ में कुछ करना तो चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने काम करना चालू किया इस बिजनेस के अंदर, सीखा, और उन्होंने जो शुरुआत की थी, पहले 15 रुपये, 50 रुपये, बस 200 रुपये, ऐसे छोटे छोटे चेक्स आने लगे थे। लेकिन आज आप देखिए, उनके जो चेक है वो 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने वो पूरा बताया। लेकिन अगेन, ये ऐसी स्टोरीज आपको कैसे पता होगी, जब आपको पता होगा कि कौन कौन लोग विस्टिज कर रहे हैं और कौन कौन सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट। सो क्लियर हो गया, पैसे नहीं है, बता पाओगे। और आप सामने ये लिखवाइए कि अगर मान लीजिए कि आप उनको ईगल स्ट्रक्चर बताओगे, 4x4 वाला जो हम बताते हैं वो बताओगे, ठीक है। और आपने बताया सर इसके अंदर कितना पैसा है, 100 पॉइंट, 3-3.5 हजार। आपको क्या लगता है महीने के 3-3.5 हजार के प्रोडक्ट आप नहीं यूज कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं। यही स्ट्रक्चर आप खाली 1,000 रुपए के प्रोडक्ट के साथ, 1,000 तो बहुत कॉमन हो गया ना, घर में 1,000 रुपए के तो प्रोडक्ट जाते ही होंगे कोई ना कोई। खाली 1,000 लोगों के 1,000 रुपए के प्रोडक्ट लोगे और यही चीज 4 लोगों को शेयर करते जाओगे, तो उसमें से भी आपका जो है 25 से 30 हजार का इनकम बन सकता है। और 25-30 हजार अगर आपका एक्स्ट्रा आया, ठीक है। हमेशा क्लोजिंग में क्या ध्यान रखते हैं पता है, सेल्स में एक चीज ध्यान रखते हैं, आप अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा, और नहीं करेंगे तो क्या घुमाएगा। वो पता है, हम स्कूल में ऐसा पूछते, वो टेबल आता था, क्वेश्चंस आता था, जिसमें हम ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर इस साइड लगते थे क्या होगा, और इस साइड लगते थे क्या नहीं होगा, ठीक है। सेम ऐसा आपको वो क्रिएट करना है कि अगर आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं है इसलिए आपने अगर ये बिजनेस नहीं किया, तो पैसा कमाने का और कोई तरीका है जहां पर बिना पैसे डाले आप पैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर आपने हमारे साथ इस बिजनेस को कर लिया, और सर ज्यादा नहीं, 2-3 साल के अंदर भी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2-3 साल के बाद भी एक्स्ट्रा अगर खाली 2 से 3 हजार रुपये भी आने लगे, जो कि बहुत मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आपके अगर एक्स्ट्रा 2 से 3 हजार रुपये आने लगे, तो आपके घर का खर्चा तो बच गया, आपके घर के प्रोडक्ट तो फ्री हो गए। आज तक आपका घर खर्च कभी फ्री हुआ है, राइट। और सर जैसे लोग करते हैं, अगर 2 से 3 साल में 10,000 से 15,000 की इनकम पे भी पहुंच गए, तो आपके घर में एक्स्ट्रा 15,000 की क्या वैल्यू हो सकती है, वो आप सोच लीजिए। तो मैंने नहीं किया तो क्या घुमाएंगे, किया तो क्या मिलेगा, ये बताना है, समझ गए।
ये पूरा एक प्रोसेस है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि जितना आप मैक्सिमम इसमें से कितनी चीजें कर पा रहे हैं, ये धीरे धीरे आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरा और बहुत बढ़िया सवाल, क्या ये सवाल आता है सबको? क्या सवाल है? ये तो चेन बनाने का बिजनेस है ना? चेन बनाने का बिजनेस मैं क्यों करूं? ठीक है, तो कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे? सबसे पहला आता है सुनना है, राइट? सुनोगे, फिर क्या करोगे? समझने की कोशिश करोगे कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है। क्या इसके पास पास्ट कोई एक्सपीरियंस है? क्या इसको लगता है कि चेन बनाना खाली नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है? इसको बहुत सारी चीजों का लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, राइट? तो आपने क्या बोला? फिर से क्या करना है? क्वेश्चनिंग करना है और रिफ्रेश करना है। समझ गए? क्या करोगे? सर बिल्कुल, मैं थैंक यू आपने ये सवाल पूछा। मैं बिल्कुल ये सवाल का वेट कर रहा था, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये सवाल मेरे पास भी आया था। मैंने यही फिल एंड फाउल चालू कर दिया। ये मेरे दिमाग में भी आया था कि यार ये चेन बनाने का बिजनेस, ये तो इसमें तो लोग जोड़ने होते हैं, ये जोड़ने वाला बिजनेस, चेन बनाने वाला बिजनेस, ऐसा क्यों करना, है ना? क्या आप भी यही बोल रहे हो कि ये चेन बनाने का बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं होता है? पीलिंग द ऑनियन, आपको क्या लगता है कि चेन बनाने का बिजनेस मतलब खराब चीज होती है? आपके दिमाग में क्या है? आपने जब 2-3 सवाल पूछोगे ना, तो उसके दिमाग में चेन बनाने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपके पकड़ में आएगा। जितना आप सवाल पूछोगे और उनको बोलने दोगे और आप सुनोगे, उतना ही उनके अंदर का जो रियल प्रॉब्लम है वहां तक आप पहुंच पाओगे। जब आप रियल बीमारी की जड़ को पकड़ लोगे ना, तो फिर वो सॉल्यूशन करने का बहुत मजा आएगा। ठीक है, वो सब कर लिया, फिर क्या करना है? क्या करोगे? आप अभी उसको पूरा देख लिया, फिल फैल फॉर्म के साथ आंसर दे रहे हो, ठीक है? तो आप वहां पर इस तरीके से आंसर दे सकते हो कि जहां तक मुझे समझ पा रहा हूं कि आप ऐसा सोचते हो कि चेन बनाना मतलब कि लोगों को जो जोड़ना है, मतलब कि जिसको आम भाषा में लोग चेन बनाने का बिजनेस बोलते हैं, लेकिन कोई लोग एमएलएम भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका है ना एक लीगल नेम है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर चेन बनाने का बिजनेस बुरा होता, ठीक है, तो 85 प्लस कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया आज ये लीगल बिजनेस नहीं होता। 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर चैप्टर्स आ चुके हैं जहां पर ये चेन सिस्टम आप जो बोल रहे हो ना वो पढ़ाया जाता है। क्या अच्छा होता तो गवर्नमेंट पढ़ाने के लिए देती। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग एज अ डिग्री कोर्स चालू हो चुका है, आप सोचिए। तो चेन, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग चेन बोलते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है वो चेन मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब होता है कि एक टीम बिल्डिंग, एक नेटवर्क होता है, और ये टीम बिल्डिंग के थ्रू ही बिजनेस बनता है। जैसे आपके घर में मैम अगर एलजी का टीवी है, तो एलजी के ओनर आपके घर में देने के लिए नहीं आए। आपके घर में सैमसंग का मोबाइल है, तो वो ओनर देने के लिए नहीं आए, उन्होंने एक चेन सिस्टम बनाया है। उन्होंने होलसेलर, रिटेलर, ये वो फलाना ढिकना एक चेन सिस्टम बनाया है ना? सर हमारी संसद भी जो है वो एक चेन सिस्टम से चलती है, राइट? कोई भी कंपनी, कोई भी जगह, कोई भी बिजनेस जो है वो चेन से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही यहाँ पर चेन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको इससे नफरत क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा कि किसी ने जोड़ा, किसी ने ये किया और कंपनी भाग गई, है ना? अभी आप उसकी जड़ तक पहुंच गए। मतलब आपको लग रहा है कि आप जिसकी बात कर रहे हो ना उसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम एंड पॉन्जी स्कीम। तो सर चेन सिस्टम तो सब में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम दोनों अलग चीज है। तो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। फिर आपने वो समझाया कि पिरामिड स्कीम जो होता है वहां पर मनी रोटेशन होता है, वहां पर जो टॉप में होता है उससे नीचे 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 नया बंदे आते रहते हैं, तो ऊपर पैसे जाते हैं, मनी रोटेशन होता है, रियल वैल्यू प्रोडक्ट नहीं होते, हमारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है।
बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसके आज गाइडलाइंस आ चुके हैं, राइट। उसमें भी लोग जोड़ने होते हैं, इसमें भी लोग जोड़ने होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, सबको लगता है कि ये दोनों जोड़ने वाली चीज मतलब एक जैसी, लेकिन मैं आपको बताऊं सब जोड़ने वाला एक जैसा नहीं होता है। तो आपके पास जो अधूरी इंफॉर्मेशन है ना, देखो अगर ऐसी पिरामिड स्कीम होती ना तो मैं खुद नहीं करता, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप चले गए एविडेंस एंड स्टोरी टेलिंग के ऊपर। फिर आपने वो किया कि आपने फोटो ओपन किया, राइट, और बताया देखिए ये 12वीं का पुस्तक है जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर है, आपके पास वो टूल होना चाहिए। फिर आपने फोटो बताया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए एमबीए के अंदर पढ़ाया जा रहा है। फिर आपने बताया देखिए जो आप पिरामिड स्कीम बोल रहे हो ना, हमारे ग्रुप में भी एक ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला था और इन्होंने भी पिरामिड स्कीम के अंदर पैसे डाले थे और पैसे खो गए थे। तो मैंने जब पहली बार उनसे मिला था तो उनको भी ऐसा ही लगता था कि ये बिजनेस भी इसके जैसा ही है, तो उन्होंने भी पहले मुझे मना कर दिया था, समझ रहे हो। इस तरीके से आपने पूरा स्टोरी बताया, लेकिन उन्होंने फिर हमारे साथ शुरू किया, हमने उसको डिफरेंस समझाया और उनको समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज है। फिर उन्होंने हमारे साथ शुरू किया था और आज आप देखिए कि वो बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और वहां पर आप 3 वे कॉल करवा सकते हो, अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवा सकते हैं। वहां पर अपलाइन के साथ बात कराओ, इंट्रो कराओ, दोनों का एक दूसरे के साथ बोलो सर एक्चुअली इनको करना है, लेकिन क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं चेन सिस्टम में क्यों पढ़ूं, बस बाकी का काम अपलाइन को पता है क्या करना है, तो वो समझा देगा क्लियर कट, राइट। क्लियर है। आज के बाद अगर कोई बोलेगा कि चेन बनाने का बिजनेस मैं क्यों करूं, समझा पाओगे? यस कि नो बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ग्रेट। चलिए चौथा सवाल, क्या है चौथा सवाल कि मुझे, अगर आप किसी लेडी को प्लान दिखा रहे हैं, बोले मुझे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। हस्बैंड को दिखाते हैं तो कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं मुझे वाइफ को पूछना पड़ेगा, और यंगस्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं पापा मना कर रहे हैं, पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा, ठीक है, या पेरेंट्स मना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्या करना है, अभी आप सब लोग समझ चुके हैं, लिसन। फिर आपने उसकी बात को रिफ्रेश किया, वो सारी बातें, ठीक है। तो अभी मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, आई थिंक आप सब समझ चुके हैं वो चीज को, ठीक है। तो आप लोग के क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन किया कि अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपके जो हस्बैंड है वो हाँ बोलेंगे या आपके पेरेंट्स है वो हाँ बोलेंगे तो आप ये बिजनेस करना चाहते हो, सही है। सवाल के सामने सवाल, ठीक है, ओके। सो देखिए इसमें क्या होता है कि मेरा भी ऐसा ही था, जब मैंने पहली बार प्लान देखा था ना तो मैंने खुद ने देखा था, लेकिन मैंने भी ऐसा ही बोला था क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है ना वो मेरे वाइफ के काम के है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे वाइफ को मैं बताऊंगा, ठीक है। और फिर हमने हस्बैंड और वाइफ ने साथ में मिलके जब प्लान देखा तो साथ में डिसीजन लिया कि हाँ ये बिजनेस तो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैम आपके हस्बैंड कब मिलेंगे, ऐसा कौन सा टाइम है वो हमको टाइम दे दो, उस टाइम पे आप और आपके हस्बैंड हम साथ में मिल पाए या आपके पेरेंट्स के साथ हम मीटिंग कर पाए। वो बोल, अगर वहां पर वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं बात करूंगा या मैं, देखिए बहुत सही बात है, आपने सोचा कि आप बात करोगे, बहुत सही बात है, लेकिन देखिए आप जैसे बात करोगे, जैसे मान लीजिए मैं कोई मूवी देख के आया, दंगल मूवी बहुत बढ़िया मूवी है, अभी मैं इस मूवी के बारे में अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत गजब का मूवी है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन क्या उनको मैं एग्जैक्टली मूवी की सिस्टम समझा पाऊंगा? वैसे ही होगा, आज आपने बिजनेस देखा है, आपको करना है, आपको अच्छा ही लगा है, लेकिन आप आपके पेरेंट्स को समझाने जाओगे, पेरेंट्स आपकी बात समझेंगे नहीं और एक अच्छी चीज आपकी मिस हो जाएगी। क्या आप चाहते हो कि इस बिजनेस इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए? तो वो समझाने का काम, क्योंकि आप समझाओगे वो सामने कुछ सवाल पूछेंगे और उसके आंसर आपके पास नहीं होंगे। तो इसीलिए आप मीटिंग करवाइए और उससे हम उनसे मिलेंगे। तो क्या करना है, डिसीजन मेकर, ये एक्चुअली प्लान बताने से पहले ही आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिसीजन मेकर है कि नहीं। या किसी यंगस्टर को बता रहे हो तो आप एटलीस्ट पूछ लो, भाई ये बताने के बाद अगर बिजनेस अच्छा लगा और करना पड़ा तो क्या घर पे पूछना पड़ेगा? अगर वो बोल रहा है कि हाँ पापा तो मेरे ऐसे नहीं, मना कर देंगे, मेरे को पूछना पड़ेगा, तो पहले ही उनके साथ मीटिंग लेकर साथ में ही बताओ। अगर किसी लेडी से बात कर रहे हो, बोले हस्बैंड के परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, बोले हाँ मेरे को पूछना पड़ेगा, तो काम करो हस्बैंड साथ में ही प्लान बताओ, फैमिली के साथ में प्लान बताओ, वो अच्छा रहेगा।
तो ये पहले भी कर सकते हो, और ऑब्जेक्शन लास्ट में आता है तो फिर एक मीटिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पापा मना कर रहे हैं तो क्यों पापा मना करते हैं? पापा हमारे दुश्मन नहीं है, पेरेंट्स किसी के दुश्मन नहीं है। ठीक है, मेरे भी घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो भी मुझे पहले स्टार्टिंग में किया था तो मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही वही है, उन्होंने वो नेटवर्क मार्केटिंग देखा है जो पिरामिड स्कीम था, उनको लगता है ये और ये दोनों सेम है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप किसी गलत जगह पर ना फंस जाए, इसीलिए आपको मना करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है? उन तक डेटा पहुंचाना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना सही तरीके से, और फिर आप बता सकते हो, है ना। आप उनको बताइए, पापा इसके अंदर मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखकर मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, और मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना काम करूंगा, साथ में इसको करना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। आप खाली 1 साल मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, आप खाली 1 साल मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, मुझे इसके अंदर से, अगर देखिए इसके अंदर मैंने बड़ा काम कर लिया तो बहुत बढ़िया मेरी लाइफ हो जाएगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाया ना पापा, तो एक चीज समझिए, मैं बहुत सारी स्किल्स सीख जाऊंगा, मुझे यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट करने का मौका मिल रहा है, मुझे दुनियादारी समझ में आ रही है, मुझे कैसे दिखना समझ में आ रहा है, कैसे बोलना समझ में आ रहा है, मुझे स्टेज फियर निकल रहा है। ये सारी चीजें के लिए पापा मैं 15-20 हजार 25 हजार रुपये डालूंगा ना तो भी कोई नहीं सिखाएगा। ये सारी चीजें मैं सीखने के, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सीखने के लिए कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से अगर कोई यंगस्टर अपने पापा से या मम्मी से, पेरेंट्स से परमिशन लेता है तो आपको क्या लगता है? 99% वो हाँ बोल देंगे। और फिर आपको क्या करना है, आपके एक्टिव अपलाइन में जो भी सीनियर है, जो आपको लग रहा है बड़े लीडर है, तो उनके साथ आप उनकी मीटिंग करवाइए, या फोन पे बात करवाइए, या जूम के ऊपर मीटिंग करवाइए, ताकि उनको क्या होता है, उनको टेंशन होता है कि बच्चा गलत जगह पर तो नहीं जा रहा। अगर अपलाइन सीनियर लीडर से मिलकर उनको लग गया, और हमारी मीटिंग के अंदर भी आप इनवाइट कीजिए, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि पापा चलो आप बोल रहे हो ना तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन खाली एक बार हमारी मीटिंग के अंदर आ जाइए, ताकि आप जिस चीज के लिए मना कर रहे हो, वो कौन सी चीज के लिए मना कर रहे हो वो तो आपको पता चले, राइट। अगर आप मीटिंग में आ जाओ, देख लो, मैं चाहता हूं आप पूरा जांच परख लो, फिर आप मना करोगे तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बार आप हमारी मीटिंग में आ जाओ, तो आप उनको हमारे जो इवेंट होते हैं उसके अंदर ला सकते हो, वहां आप सीनियर लीडर से मिलवा सकते हो, ताकि उनको यकीन आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, बड़ा काम करेगा, और ये अच्छी टीम के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, एक अच्छे, क्योंकि हमारा बिजनेस कैसा है, एथिक्स के ऊपर काम करता है ना। तो हमारी ड्रीम टीम के अंदर कल्चर भी ऐसा है, तो वहां पर आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। खास करके अगर यंग कोई लड़की है तो उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं, तो आप उनको अगर हमारे कल्चर दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर सब कुछ सही है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम आपको आंसर दे पाऊं। 5वां सवाल है, आपको कितना मिल रहा है? आपका चेक कितना है, आपको कितना मिल रहा है? प्रोसेस आप, आपको पता है क्या आंसर देना है, लेकिन प्रोसेस आप वही करोगे। ठीक है, पूरी की पूरी लिसन, क्वेश्चन, रिफ्रेश, और ऑनियन पीलिंग, सामने सवाल करना, डेप्थ में जाना, फील्ड फेल्ड फाउंड का इस्तेमाल करना, और फिर आंसर देना, ये प्रोसेस है। ये अभी दिमाग में बिठ जानी चाहिए। तो कोई पूछ रहा है कि भाई कितना आप कमा रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए वो सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, आप कितना कमा रहे हो, वो कितना कमा सकता है, वो उसको ये जानकारी लेनी है कि इसके अंदर लोग कितने कमाते हैं। अल्टीमेटली इसका क्वेश्चन ये है कि लोग कितने कमाते हैं, है ना। तो वहां पर आप बोल सकते हो, उनको बता सकते हो कि देखिए ये बिजनेस को मैंने यहाँ से शुरू किया। मान लीजिए कि आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, और इस बिजनेस के अंदर कंसेप्ट बहुत सिंपल है सर, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और ये कंसेप्ट को शेयर करते हैं। हमारा जो है प्रोडक्ट शेयरिंग एंड कंसेप्ट शेयरिंग का बिजनेस है। तो मैंने अभी इस बिजनेस को शुरू किया था, और इतने टाइम से मैं लर्निंग कर रहा था, और अभी मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया है, और आपके साथ मिलना हुआ, आपको बताया। ठीक है, और अभी आप जो कर रहे हो, मान लीजिए आज आप जुड़ रहे हो, और कल आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, और वो आपको पूछ रहा है कि आप कितना कमा रहे हो, तो क्या बताओगे आप? क्योंकि आपने अभी शुरू किया है। वैसे ही यहाँ पर मैंने शुरू किया है, फिर भी आपका जो भी चेक आया हो, आपकी पहली कमाई का 19 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 90 रुपये, 110 रुपये, 125 रुपये, वो खुल के बताओ।
देखिए सर, आज तक प्रोडक्ट बहुत सारे यूज किए, 1 रुपया नहीं आया, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट मैंने यूज किए, मैं फास्टा डेट बना, मेरे को ये मिला ये मिला। और फिर वहां से आपको क्या ले जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, अल्टीमेटली वहां से स्टोरी टेलिंग चालू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे जो सीनियर है उन्होंने 3 साल पहले चालू किया था, उनका 1472 का चेक था, आज इनका 81,000 के आसपास चेक है। फिर मैं बताऊं, उनके ऊपर एक सीनियर है, उनका पहला चेक था 247 का चेक था, उन्होंने भी ऐसे ही मनी मेकिंग चालू किया था, आज उनको 4 साल हो चुके हैं, आज उनका 1 लाख 1.25 लाख का चेक है। उनके ऊपर मैं बताऊं, एक और लड़का है। इस तरीके से आपने पूरा 2-4 एग्जाम्पल अगर आपने बता दिए, साथ में आपने विथ एविडेंस, फोटो वीडियो या ऐसा कोई भी साथ में रख के, या आपके पास कार बुक है या ऐसा रख के कि देखिए ये इन्होंने चालू किया था, ये है मिस्टर चिराग पंड्या, 155 का पहला चेक था, 2012 में चालू किया था, और आज आप देखिए 10 लाख का चेक एंजॉय कर रहे हैं और मर्सिडीज एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर ऐसा है कि आपका जो सवाल था कि कितने हम बना सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप कितना समय देते हो, कितना जल्दी सीखते हो, और कितना टाइम, कितना मेहनत करते हो, उसके ऊपर जाता है। देखिए कोई जो है वो पार्ट टाइम में करता है, वो धीरे धीरे करता है, सीखता है, और वो उस तरीके से पैसे बनाता है। कोई जो है फुल टाइम करता है, एक पूरी एनर्जी से और फोकस होकर करता है, वो जल्दी पैसे बनाता है। तो आपको कैसे बनाना है? आप सोचिए कि आपको पहला अगर हम टारगेट ले कि 25,000 का जो इनकम है, 20,000 को हमको क्रॉस करना है, 4x4 में तीसरा स्टेप, तो हम इसके लिए हम कितने महीने के अंदर कर सकते हैं? अगर आप आज डिसीजन लेकर शुरू करते हो, तो हम 6 से 8 महीने का प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपकी टीम 4 टीम सेटअप करने की कोशिश करेंगे, और वहां से आपके 20,000 का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इतना आंसर? कुछ लोगों को क्या लगता है पता है, मेरा चेक नहीं है इसलिए कोई जुड़ता नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसा, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता तो ये कंसेप्ट वर्क करता। क्या पहले दिन से जितने लोग, जिसका 10 लाख का चेक आ रहा है, पहले दिन से आ रहा था, तो 10 लाख तक कैसे पहुंचा? लोगों को प्लान दिखाकर। तो उस टाइम पे प्लान दिखाने के टाइम क्या 10 लाख का चेक बताया था? 155 का ही चेक बताया था। समझ रहे हो? तो चेक दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं ऐसा खुद समझता था कि बड़े चेक बताने से होता। तो मैंने क्या किया, मैं चिराग सर को लेके गया, उस टाइम पे उनका 6-6.5 लाख का चेक आ रहा था, और 6-6.5 लाख का जो पे आउट आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं किसी को बताऊंगा, साथ में चिराग सर को लेके चलते हैं, 6 लाख का चेक बताएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, 5 प्लान मैंने बताए चिराग सर के साथ, 5 में से एक भी बंदा जुड़ा नहीं। कोई और होता तो क्या सोचता कि 5-6 लाख के चेक दिखा रहे हैं तो भी लोग जोड़ते नहीं है। मैंने सोचा सर को बुलाना बंद, 5-6 लाख से भी लोग नहीं जुड़ते हैं, और कुछ नहीं हो वहां से भी लोग जुड़ते हैं। जुड़ने वाले तो जुड़ते ही है, और नहीं जुड़ना है उसको 6 लाख नहीं 50 लाख का चेक भी दिखा दो, वो जुड़ता नहीं है। आपके भी सामने ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, राइट? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले के अंदर कितनी भूख है। अगर आप अनलिमिटेड पिज्जा एकदम दबा के खा के आए हो, ठीक है, और खा के जस्ट बैठे, और आपको जो है गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन आपने इतना दबा के खाया है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी आप 10 गुलाब जामुन खा जाओ ना, आपको तो इतना पसंद है, अरे खाओ ना, बहुत बढ़िया है, कितना मीठा है। भाई उसको भूख नहीं है। जिसको भूख होती है ना, वो खा लेता है, और जिसको भूख नहीं है वो खाएगा नहीं, राइट? सो ये सवाल का जवाब अभी सबके पास क्लियर हो चुका होगा। चलिए, जैसे मैंने बताया था, ये मीटिंग थोड़ा लंबा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सवाल के जवाब के अंदर में जितना हो सके वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? पॉइंट 5 को फिर से सिखाओ ना। सर एक काम करेंगे, समय कम है, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, तो उसके अंदर आप थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा क्या आया, तो फिर सेशन खत्म होने के बाद में शांति से जब हम मिलेंगे उस टाइम पे भी मैं आपको बता दूंगा, या एक्टिव ऑफलाइन से भी एक बार कर लेना, ठीक है? चलिए, छठी एक चीज आती है कुछ लोगों की, ये कुछ कुछ ये मेजर सवाल थे 5 वाले, फिर अभी आते हैं वो कुछ कुछ होते हैं कि भाई आई एम गुड नॉट गुड एट सेल्स और मार्केटिंग, ठीक है? कि मुझे बेचना नहीं आता है, मैं मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ। क्या बोलोगे भाई? सर मेरे को भी ऐसा लगता था कि बेचने का होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बेचने का बिजनेस होता तो मैं नहीं करता। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर 90% लोग जो सक्सेसफुल है ना, वो कोई सेल्स बैकग्राउंड से आते नहीं है, ना उनको कोई मार्केटिंग पता है। उसके बाद आप एविडेंस बताओगे, देखिए सर ये एक लड़का है जो स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहा है, जिसने मार्केट देखा ही नहीं,
उसको सेल्स मार्केटिंग कुछ नहीं पता है, फिर भी इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा ले रहा है। देखिए ये जो है सिंपल से हाउसवाइफ है, इनको कोई मार्केटिंग का एम नहीं आता, कोई चीज सेल करना नहीं आता। ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये कंसेप्ट शेयरिंग का बिजनेस है। भले नेटवर्क मार्केटिंग है लेकिन उसके अंदर मार्केटिंग करना नहीं होता है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, और ना ही कोई चीजों के अंदर सेल करना इतना वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि सेल करने का बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर लास्ट में आपने एविडेंस के साथ उसको बता दिया, 2-3 स्टोरी टेलिंग। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी हो जाएगा। फिर एक सवाल आता है कि मैं किसी को जानता नहीं हूं। बोलो, ये सबसे मुझे कॉमेडी सवाल लगता है। 137 करोड़ जनता वाले देश में आप अगर किसी को जानते नहीं हो तो भाई साहब एक काम करो, एंटार्क्टिका चले जाओ। सोचो। फिर भी लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली हमको ये सोचना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की चीज। मैंने बोला ना, डेप्थ में जाना है। हो सकता है वो ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसने मन ही मन सोच लिया, प्लान दिखाते टाइम ये तो नहीं करेगा, इसको नहीं बता सकते, ये नहीं करेगा, ये नहीं, अरे यार मेरे तो कोई ध्यान में नहीं है, कौन करेगा, इसलिए वो बोल रहा है। ठीक है, तो आप वहां क्या बताओगे? फील फेल्ट फाउंड। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है। मैं इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो सेल्स का बंदा नहीं हूँ, मुझे जानता नहीं हूँ, मैं कैसे वो कर पाऊंगा। मैं तो सिंपल सा अपना क्लिनिक का प्रैक्टिस करता था, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर था कि 20 साल की उम्र का कोई भी इंसान जो होता है ऑन एन एवरेज, वो 2000 से ज्यादा लोगों को जानता है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, आपके फोन कांटेक्ट अभी मैं खोलूं और फोन बुक के अंदर कितने कॉन्टेक्ट होंगे? तो क्या आप येलो पेजेस से तो कॉन्टेक्ट सेव नहीं करते होंगे, है ना। वो कॉन्टेक्ट ऐसे होंगे जिसको आप जानते हो। लेकिन आप इसलिए क्यों बोल रहे हो कि मैं इतने सारे लोगों को नहीं जानता हूँ? क्योंकि आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मैं इसको बताऊंगा, ये करेंगे नहीं करेंगे, या करने वाले लोगों को आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो बिलीव भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिखाया जाएगा कौन कौन से लोग करने वाले हैं, कौन कौन से लोगों से बात करनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, सो मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको लास्ट में क्या करेंगे? अगेन स्टोरी टेलिंग आ गया, एविडेंस आ गया। ठीक है, आप बताओगे देखिए सर ये जो है इनको भी ऐसा ही लगता था, इन्होंने हमारे साथ शुरू किया था, एक नॉर्मल से हाउसवाइफ है, बोले इनको भी ऐसा ही लगता था कि मैं तो इतने सारे लोगों को जानती नहीं हूँ, 4-5 महिलाओं को जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया। लेकिन आपको पता है, आप जिनको जानते हो, ये बिजनेस कैसा है, लोगों से स्प्रेड होता है। तो बोले आप जिनको जानते हो वो भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और वो और लोगों को जानते हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है, मैंने जो जिनको जानता था उनको बताया, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने और किसी को बताया और किसी को बताया, और ऐसे करते करते आज मुझे पता भी नहीं चला और इतने सारे लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और लास्ट में आपने वो 2-3 स्टोरी टेलिंग किया। ठीक है, बोले ये जो है, ये किसी और स्टेट में रहते थे, यहाँ पर पढ़ाई के लिए एक बच्चा आया था, यहाँ पर रहता है, किसी को नहीं जानता था, नया शहर है, फिर भी इन्होंने इतना बिजनेस कर लिया। ऐसे कितनी स्टोरीज है। आप अगर पावर टॉक सारे मिलियंस वर्ल्ड वाइड के सुन रहे होंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे। क्लियर है? दे पाएंगे जवाब? चलिए, फिर 8वां सवाल आता है कि यार ये तो आके चला गया, किसी ने ट्राई किया था, किसी ने ये किया था, आके चला गया, है ना। ऐसी सारी चीजें, ऐसी तो बहुत कंपनी आती है, कंपनियां उठ जाती है, कंपनी उठ गई तो वो बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है? हमको डेप्थ में जाना है। क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, या उसको लगता है कि उसने जो पहले ट्राई किया था या किसी ने ट्राई किया था वो भी वेस्टेज जैसा ही था। क्योंकि सबको क्या लगता है, सेम, कि बोले जोड़ने वाली चीज तो बोले सब सेम होती है। ठीक है, तो आप वहां पर क्या करोगे? सेम फील्ड फेल्ड फाउंड के साथ आप डेप्थ में जाकर उनको डेटा शेयर करोगे कि देखिए ये जो कंपनी है 17 साल हो चुके हैं, इंडिया से शुरू किया था, इतने देशों में है, इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के बैठी है, 3,500 स्टोर खोल के बैठी है, इतने देशों के अंदर, और देशों के अंदर देखिए कितना वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, 17 साल से जो कंपनी 5 करोड़ से 2600 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, वो भाग जाएगी? अगर भागनी होती तो 2-4-5 साल में ही भाग जाती। कंपनी तो और इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अपग्रेड ला रही है, नए नए प्रोडक्ट बना रही है। सोचो क्यों बना रही है? क्योंकि कंपनी प्रोग्रेस करना चाहती है। अगर इतने डेटा देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि कंपनी भाग जाएगी, तो सर अभी आप जो
कंपनी के अंदर काम कर रहे हो उसका भी इतना डेटा नहीं होगा, वो कंपनी भी तो बंद हो सकती है, राइट। सो ये कंपनी भागने वाली जो होती है वो पूरी अलग स्कीम होती है, वो डिफरेंट होता है, वो आप डिफरेंट समझाओगे, फिर आपको बताओगे कि ये सोच के साथ आप काम कर रहे हो, सर आपने ज्यादा कुछ लगाए तो नहीं, अब खाली 1 साल काम कर लो, अगर आपका हो गया तो क्या मिलेगा और नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो बताना है उस तरीके से आपने फिर क्लोजिंग किया, ठीक है। फिर दूसरा, अगर कोई ऐसा भी मिलता है कि मैंने वेस्टेज ही किया था, तो तब आप जब डेप्थ में जाओगे तो वो बोलते हैं वेस्टेज किया था, लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हो तब पता चलता है कि वेस्टेज किया था या खाली फॉर्म भरा था, 2 प्रोडक्ट यूज किए थे या 2 बार कंसिस्टेंसी किया था। आप जब डिटेल में जाते हो तब समझ में आता है कि उसने वेस्टेज किया था, बता दो जैसे सर मैं भी वेस्टेज किया था। आप जब डिटेल में पढ़ते हो तब समझ में आता है कि वेस्टेज के नाम पे वी भी अभी उसको पता नहीं है, राइट। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन में ज्वाइन किया होगा, किसी के बहकाव में ज्वाइन किया होगा या ज्वाइन किया होगा, लेकिन सिस्टम से दूर होंगे, सिस्टम को समझ में नहीं आया होगा, तो आप वहीं पर फिल फेल फाउंड वाले सारी थियरी समझाओगे। वही चीज है, आप बताओगे देखिए सर कंपनी ने तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है, अपॉर्चुनिटी दे दी है, ठीक है। जैसे 10वीं का पेपर है तो सबका पेपर एक है, सबके रिजल्ट एक आते हैं, तो किसका रिजल्ट अच्छा आएगा? जो पढ़ा होगा, जिसने अच्छे से एग्जाम अटेंड किए होंगे, जिसने पूरे साल अपना कर्तव्य किया होगा। वैसा ही वेस्टेज के अंदर है, वेस्टेज ने पेपर तो एक निकाला है, लेकिन कुछ पास होते कुछ फेल होते हैं। तो जो पास हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सर इसको बिजनेस करने के एक सिस्टम है, उनकी आपकी टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप यहाँ मेरे साथ आइए, मैं आपको डेटा देता हूँ हमारी टीम के अंदर कितना काम होता है, कैसी मीटिंग होती है, हमारी 2-3 मीटिंग अटेंड कीजिए, फिर आप 1-2 मीटिंग के आप शॉर्ट वीडियो चालू करके बताइए, आप एग्जाम्पल दीजिए, हमारी टीम में प्रोफेशनल्स लोग हैं, इस बिजनेस को हम प्रोफेशनली बिल्ड कर रहे हैं, हमारी ऐसी ऐसी सिस्टम है, ड्रीम टीम है, इतने लोग काम कर रहे हैं। अभी आपको लगता है कि ये पहले जैसा है, फिर आप लास्ट में क्या करोगे? अगेन स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल। सर हमारे पास भी ऐसे एक लोग हैं कि जिन्होंने क्या हुआ था कि उन्होंने पहले कोई कंपनी के अंदर काम किया हुआ था, ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने काम किया, कुछ नहीं हुआ, वो निराश हो चुके थे, हम मिले, हमको पहले मना कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उनको हमने समझाया कि सर वो और ये अलग है, यहाँ पर आप सिस्टम से काम कीजिए, और आज जो है वो फॉरेन ट्रिप अचीवर एंड कार अचीवर बन चुके हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग सीख जाइए। स्टोरी कहना अगर नहीं आता है, आपके पास स्टोरीज कलेक्ट करनी है आपको, जितने पावर टॉक्स, जितने सेशंस होते हैं, स्टोरी कलेक्ट कीजिए, सारे जो चेक्स आते हैं ना उसकी स्टोरी कलेक्ट कीजिए। चलिए, फिर एक 9वां सवाल आता है जो कुछ लोगों को आता है, बाकी तो सब लोग इस चीज को तो समझते ही है। किसी लोगों को लगता है कि भाई जो टॉप में होते हैं वो पैसा बनाते हैं, ठीक है, जो ऊपर होते हैं वो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? तो वहां पर क्या करना है आपको? सिंपल यही बताना है कि सर वो जो है ऐसा होता था, 2 लाइन वाली जो प्लान होते हैं बाइनरी, उसमें ऐसा होता है, नई कंपनी टॉप पे जो रहते हैं उन लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं और वो कंटिन्यू बनाते हैं, और जो मनी रोटेशन होता है, क्योंकि उसमें नए लोगों का नीचे जो पैसा आता है ना वो ऊपर बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारे प्लान उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप आपके टीम के अंदर आप ही देखो, बहुत सारे लोग हैं, आप बता सकते हो कि देखिए सबसे हाईएस्ट पैसा कौन बना रहा है? सिद्धार्थ सिंह। तो क्या वो 2004 में कंपनी चालू हुई थी तब से है? नहीं है। 2004 से 2009 के बीच 50 लाख से ज्यादा लोग थे वेस्टेज के अंदर। 50 लाख लोगों के बाद सिद्धार्थ सिंह 2009 में आए, और आज वो सबसे ज्यादा टॉप अर्नर है। फिर आप आपकी टीम के अंदर से भी एग्जांपल बता सकते हैं कि देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो जितना काम करेगा, जो जितना एफर्ट्स देगा, जो जितना समय डालेगा, वो लोग ज्यादा पैसे बनाएंगे, राइट। तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, ठीक है, कोई लोग आपको मिलेंगे कि भाई नहीं जो मैं जॉब कर रहा हूँ उससे सेटिस्फाइड हो। तो 2 चीज हो सकती है, एक तो आप या तो ये रियल रीजन हो सकता है, या इसके डेप्थ में जाओगे तो कोई ना कोई छुपा हुआ रीजन मिलेगा आपको, ठीक है। या वो मन ही मन सोच रहा है कि ये सब नहीं चलता, लेकिन आपको बताने के लिए ऐसा बोल रहा है कि यार मेरा तो अच्छा जॉब है। तो आपको डेप्थ में जाओगे तो ऊपर में से कोई ना कोई रीजन निकलेगा। या तो फिर अगर इसी चीज के बारे में आप बता सकते हो कि सर बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता दूं वेस्टेज के अंदर हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया जॉब करने वाले लोग हैं,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अकाउंट के पूरे डिपार्टमेंट के हेड है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है जो इस चीज को पैशनेटली कर रहे हैं। इन सब लोगों के पास भी अच्छी जॉब है। आपको क्या लगता है कि अच्छी जॉब के साथ में एक्स्ट्रा टाइम देने से अगर आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एक पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिल जाता है, 3 पीढ़ी तक की इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, और टाइम फ्रीडम मिलता है, लाइफ को जीने का पैकेज मिलता है, फिर आप वापस वहां से चले जाएंगे स्टोरी टेलिंग में। बोले ये हमारे सर है, डॉक्टर है, इनका भी अच्छा क्लिनिक है, लेकिन उनके साथ में ये कर रहे हैं, ये हमारे है, ये भी अच्छा ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते करते आप बता सकते हैं। चिराग पंड्या सर कोटक लाइफ के अंदर एक अच्छी सी जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आज आप देखिए, अच्छी सी जॉब के साथ में ही पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते रहे, और आज जो है वो जॉब से फ्री है, रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसा बना रहे हैं, महीने के 10 लाख से ज्यादा, मर्सिडीज को एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट में क्या करना है? स्टोरी टेलिंग। सो पूरा प्रोसेस है। फिर क्या आएगा? 11वां एक सवाल है, आई डोंट वांट टू बाय माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब कि मैं फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं अननोन लोगों को बताऊंगा या दूसरे लोगों को बताऊंगा। तो उसका ये मेन रीजन क्या आया, मेन कारण क्या है? क्योंकि अभी वो इंसान खुद ऐसा समझ रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है। मुझे ये बताओ, कोई चीज अगर अच्छी होगी तो आप फैमिली को क्यों नहीं देना चाहोगे? आप अभी तक भी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं देना चाहते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप इस चीज को अच्छा नहीं मानते हैं सर। तो मुझे ये बताइए कि किसी क्या वजह है जिसके कारण आप फैमिली को नहीं बताना चाहते? एक ऐसे बिजनेस जो आज 24-25 साल के लड़कों को ऐसी लाइफस्टाइल दे सकती है जो डिग्री लेने के बाद 50 साल बाद नहीं हो सकती, तो इतनी अच्छी चीज आप आपके फ्रेंड्स को क्यों नहीं बताना चाहते? एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो लाखों के ऑपरेशन बचा सकते हैं, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन मिलते हैं, इतने बढ़िया पीटा सर्टिफाइड, सल्फेट फ्री, नेचुरल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले प्रोडक्ट्स है, तो वो अपनी फैमिली को आप क्यों नहीं देना चाहते? तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हो और उसके ऊपर आगे कर सकते हो। प्रोसेस यही रहेगा, डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं यही चीज बता रहा हूँ। फिर दूसरा है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए नहीं है। तो अगेन ये ऐसी बातें हैं जिसके आप पीलिंग द ऑनियन करोगे, डेप्थ में जाओगे, तो ऊपर में से कोई ना कोई चीज निकलेगी। वो एक्चुअली डायरेक्ट बोल नहीं रहा है, ठीक है? उसमें क्या होता है, पहले वो बोलते हैं कि ऊपर ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर आप जब डेप्थ में जाते हो तब वो जो रोग है वो पकड़ में आता है। तो ये ऐसी कुछ चीज है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्यों वो सोच रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है? वो आप सोचिए, और फिर वही रिफ्रेश करके उनको वापस देना है फिल फेल्ड फाउंड के साथ, और फिर आप उनको क्वेश्चनिंग कीजिए, क्वेश्चन के सामने क्वेश्चनिंग कीजिए, ठीक है? बोले आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है ना? कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है तो बहुत आपसे मिलके अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, लेकिन मुझे जानने में उत्सुकता हो रही है, आई एम क्यूरियस कि आपको क्यों लगता है कि आपके लिए नहीं है। फिर आप देखिए उसका क्या प्लान है, वो फिट भी हो रहा है। कई बार ऐसा होता है वो बोलता है आपके लिए नहीं है, हमको पता चल जाता है कि भाई तेरे लिए नहीं है ना? कई बार ऐसा भी होता है ना, क्योंकि इंसान में अगर किसी भी प्रकार का उनका कोई डेडिकेशन, फोकस नहीं है, या क्वालिटी नहीं है, और वो उसके लिए टाइम देना भी नहीं चाहता, तो क्या हो जाता है? आप आप भी सामने कैसे लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहोगे? जिनको बिजनेस सीरियसली करना है, तो वो भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस सवाल के सामने आपको 2-3 और सवाल पूछने पड़ेंगे, जहां से वो धीरे धीरे करके नीचे से निकाल सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि ये हर किसी के लिए है, ये बिजनेस ऐसा है जो सुबह उठकर ब्रश करता है, नहाता है, वो सब लोगों को ये बिजनेस बता सकते हैं, और जो जॉब कर रहा है वो सबको ये चीज मिलती है, राइट? सो यहाँ पर ये रीजन है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, इसके पीछे कुछ ना कुछ आगे रीजन होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 11:15 बज चुके हैं, और 2-3 चीजें हैं जो कि सबको पता है। 13वां जो सवाल है वो सब आपके सामने है, राइट? किसी किसी को क्या लगता है प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमको पता है आप कंसिस्टेंसी जब बताते हो तो एमआरपी से वो 50% कम हो जाती है, और कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, वो हम सब लोगों को पता है, राइट?
वो उसको कोई चीज महंगी क्यों लग रही है, क्योंकि आज तक उसने वो कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड जाता है। और उसको ये नहीं पता है कि यहाँ से मैं यहाँ स्विच करूंगा तो उसको क्या दिखेगा। अगर उसको जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर साबुन में साबुन ही दिख रहा है तो उसको साबुन महंगा पड़ेगा। लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि अगर मैं भी ये सोचता कि अगर ये जो प्रोडक्ट है, महंगे प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगा, वो जिंदगी भर जो सस्ते प्रोडक्ट यूज करूंगा वो मेरा आजीवन खर्चा है, यहाँ पर ये मेरा टर्नओवर है, यहाँ से मुझे तो पैसे मिलते हैं लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के घर में पैसे आ रहे हैं। तो क्या आज महीने के 60 से 70 हजार रुपये आते हैं, क्या गाड़ी आती, क्या विदेश यात्रा होती, क्या मेरे थ्रू आज इतने सारे लोगों के घर में पैसे आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप बता सकते हो, सीधी सी बात है। पहली नजर में अगर कोई देखता है तो उसको ये पूरा कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं होता है, इसलिए उनको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट। अगर कोई ऐसा बोलता है, मैंने किसी से बात किया था, बोले सर आप आपको क्या महंगा लग रहा है, आप उनको डेप्थ में पूछ सकते हो क्या महंगा लग रहा है। बोले सर मुझे टूथपेस्ट महंगी लग रही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आप कौन सी यूज कर रहे हो। बोले पतंजलि की। मैंने बोला बहुत बढ़िया, कितने की आ रही है। बोले 55 रुपए की आ रही है। ग्रेट। तो सर आप 55 रुपए की क्यों यूज कर रहे हो, आप खुद महंगी यूज कर रहे हो, है ना। बबुल की आती है उससे भी सस्ती, 45 रुपए की आती है और 10 रुपए कम हो जाएगा। हमारी 65 की आती है, आपकी 55। बोले नहीं नहीं सर बबुल नहीं यूज करता, पतंजलि में क्वालिटी है। तो मतलब तेरा महंगा क्वालिटी और हमारा महंगा क्वालिटी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हर प्रोडक्ट की एक जस्टिफाइड प्राइस होती है। ऐसे ही कोई चीज महंगी सस्ती नहीं होती। अगर जेब को परवड़ती है तो उसके लिए मर्सिडीज भी सस्ती है, और अगर जेब के लिए महंगा है तो उसके लिए एक बाइक भी महंगा है। तो ये रिलेटिव चीजें होती है ना। सो ये मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जाता है। कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, उसका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होता है। यहाँ पर हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम 100 पीवी कंसिस्टेंसी करते हैं, एमआरपी से हमको 40 से 50% प्रोडक्ट सस्ती पड़ती है। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और उसकी और इसकी आप कंपैरिजन करोगे तो वो आपको विस्टीज के प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी में करते हो तो आपको सस्ते पड़ेंगे। दूसरी चीज, यही प्रोडक्ट, दूसरी एक चीज मैं बताऊं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, बोला सर मुझे महंगे प्रोडक्ट। मैंने बोला बहुत बढ़िया, चलो आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप यहाँ पर लिस्ट बनाओ कितना महंगा यूज कर रहे हो। तो उन्होंने लिस्ट बनाया और बोले तकरीबन 2000 रुपए के आसपास। मैंने बोला अगर यही 2000 रुपए के प्रोडक्ट आप वेस्टीज में स्विच करते हो तो कितना महंगा हो जाएगा, परसेंटेज में आप बताओ, या कितना महंगा, मतलब कितना महंगा हो जाएगा आप बताओ। चलो आप सब लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आप, मुझे पता नहीं पूरे इंडिया से लोग हैं तो कहाँ कहाँ से आप कौन से ब्रांड के यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बाहर से 2000 के प्रोडक्ट लाते हो तो वेस्टेज में कितने के पड़ेंगे। चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम कितने के पड़ेंगे जो आपके वहां यूज होते हैं। 600 से 700। बढ़िया। सर 3500, 2000 के प्रोडक्ट 3500 में इतना नहीं है। एमबे के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, विस्टीज के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ 2500 से 3000 के बीच में, कोई बोल रहा है 2700, 2200। ओके, 300 का डिफरेंस, 500 का डिफरेंस। ओके, चलिए मैं आपको बताऊं फॉर एन एग्जाम्पल। अच्छा कुछ कम भी है, क्या बात है, मतलब वो ऑलरेडी महंगे यूज करते थे और यहाँ पर सस्ते पड़ रहे हैं। ग्रेट। चलिए, तो मैं एक मोटा मोटी अगर एवरेज निकालूं तो सब लोगों का ये आंसर होता है कि सर 500 से 700 रुपये, फॉर एन एग्जांपल 2000 के हैं तो उतने के आसपास में महंगे पड़ेंगे। मैं एक पकड़ लूं कि फॉर एन एग्जांपल की वो बोल रहा है कि 500 रुपये ज्यादा पड़ रहे हैं। चलिए ग्रेट। तो आप क्या कर रहे हो, आप 500 रुपये ज्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो आप 2000 के जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसके सामने आप 500 रुपये हर महीने ज्यादा ले रहे हो, तो कितना हो जाएगा। ये बिजनेस के अंदर दर हर महीने आप अगर मान लीजिए आप वेस्टेज नहीं करते तो आप 500 रुपया सेव कर रहे हो, ठीक है। उनके पास ये कैलकुलेशन करवा सकते हो आप। 500 रुपये हर महीने सेव करके आज तक कितना पैसा बना लिया। आज तक का इतिहास है, बचत करके आज कोई भी आदमी बड़ा आदमी नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं चलो 500 रुपये बचा कर साल के कितने बचा लेते आप, बताइए। 6000।
और 3 साल के मैक्सिमम कितने बच जाते हैं? 18,000। मतलब आप वेस्टेज नहीं कर रहे हो तो आप 18,000, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप 18,000 रुपये डालकर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अभी तो आपके प्रोडक्ट सेम टू सेम हो गए, 18,000 डाल के कौन सा बिजनेस होता है? अगर मैं ऐसा सोचता कि 18,000 में ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आज अभी तक का मैं अगर टोटल करूं पिछले मार्च से इस मार्च का, 7 लाख से ज्यादा अर्निंग पेंडेमिक जैसे टाइम में, जहां पर क्लिनिक की इनकम भी 0 के बराबर थी, ऐसे टाइम में आया। वो आ पाता? पहले से ही मान लीजिए 18,000 आप एक्स्ट्रा ही दे रहे हो, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि 500 रुपये ज्यादा जा रहा है, वहां पर आजीवन मेरा खर्चा है, यहाँ पर मेरा टर्नओवर हो रहा है, 500 रुपये ज्यादा देने से आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है, पूरा अपलाइन मेंटरशिप मिलता है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, तो क्या ये 500 रुपये वैलिड है कि नहीं? वेस्टिज के ऑफिस मिलते हैं जहां पर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, कुछ भी नहीं है परफेक्ट का, राइट? लेकिन सोच छोटी होती है ना, वहां पर ये सारी चीजें आ जाती है। तो मैंने जैसे बताया कि हमारा काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, आप उनको डिसीजन लेने में मदद कर सकते हो, आप उनको डेटा दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, राइट? बाकी जो पहले से जो उनके प्री जजिंग है वो चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, हमारे 3 और सवाल बाकी है। चौथा सवाल जो है, आई एम हेल्दी, व्हाई शुड ईट योर प्रोडक्ट्स, है ना, सप्लीमेंट्स के बारे में लोग बोलते हैं कि हेल्दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम हेल्थ ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। सॉरी, एक कॉल आ गया था, मेरी आवाज आ रही है वापस निक? हाँ सर, आ रही है बिल्कुल परफेक्ट। ओके, थैंक यू। सो यस, हेल्थ ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे से हम सब लोग ने अटेंड किया है, तो पता है कि ये कोई दवाइयाँ नहीं है, हम सबको पता है। दवाइयाँ जो होती है वो बीमार आदमी को दी जाती है। ओके, दवाइयाँ जो है वो बीमार आदमियों को दी जाती है, लेकिन ये जो है सप्लीमेंट्स है, जिसको आम भाषा में बोला जाता है न्यूट्रिशन आप कह सकते हो, जो खाने में चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अभी हम सबको पता है कि खाना कैसे उगाया जाता है, और हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है कैसी बन चुकी है, हर 2-3 दिन में हम बाहर का कुछ खाते हैं, और जो चीजें भी हमारी थाली में से न्यूट्रिशन चला जा रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स में, न्यूज में, सब जगह आपने देखा होगा, वहां पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए जो न्यूट्रिशन है उसको हमको कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो आज देखिए घर घर में डायबिटीज, बीपी और ऐसे बड़े बड़े जो लाइफस्टाइल डिसीज है, ठीक है, जो कोई वायरस बैक्टीरिया से नहीं होते, ये लाइफस्टाइल डिसीज है। तो लाइफस्टाइल डिसीज होने का कारण यही है क्योंकि हमको हेल्थी न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, राइट? और इसीलिए ये सारी चीजें होती है। सो सर, हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने में मदद करने वाली चीज होती है, उसी को ही सप्लीमेंट कहते हैं, इसीलिए लोग इसको ले रहे हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को क्या बॉर्नविटा देते हो, पीडियाश्योर देते हो, क्या आपके बच्चे को कॉम्प्लान वगैरह देते हो, तो सर वो क्या है, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। वैसे ही सेम चीजें यहाँ पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, कुछ बच्चों के लिए है, कुछ बड़ों के लिए, कुछ औरतों के लिए, कुछ बूढ़ों के लिए, इसी तरीके से हार्ट के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। और आपने देखा कोरोना के अंदर कितने एक्सट्रीम रिजल्ट्स मिले, राइट? सो ये बता सकते हो, लास्ट में आपको क्या एविडेंस के साथ क्लोज करना है, राइट? चलिए फिर 15वां सवाल क्या है, उसको सिम टू क्लोज कर दो। 15वां सवाल है, आस्क माई डॉक्टर फॉर सप्लीमेंट, मतलब मैं सप्लीमेंट लूंगा लेकिन मैं डॉक्टर को पूछ के लूंगा, ठीक है? तो सब लोगों को पता है कि डॉक्टर को पूछकर आप कौन सी चीज लोगे, दवाई है। एक बहुत बढ़िया सी किताब है जो मैंने पढ़ी है, और ये किताब के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, जिसका टाइटल है डू योर डॉक्टर अंडरस्टैंड सप्लीमेंट्स, डू योर डॉक्टर नो अबाउट न्यूट्रिशन, ऐसी टाइटल वाली बुक है जो एक डॉक्टर ने लिखी है। मैं आपको बता दूं, किसी भी डॉक्टर के पास ये समय नहीं है कि आपके बारे में डिटेल में जानकर ये सप्लीमेंट आपकी काम का है या नहीं ये बता पाए। अगर आपको पूछना है, ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मैं जाऊंगा दर्जी के पास। अगर आपको सप्लीमेंट्स के बारे में सही सलाह है तो आप डॉक्टर से नहीं, लेकिन सप्लीमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बोलते हैं, डायटिशियंस होते हैं, हर्बलिस्ट होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि नॉनी क्या है तो बताएंगे कि भाई नॉनी एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर जेरोनाइन होता है जो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
लेकिन क्या इसके बारे में एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, एमडी में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। तो उनको नहीं पता है, उनको पैरासीटामोल पता है, उनको एंटीबायोटिक्स पता है, इनको नॉनी नहीं पता है। तो आप किसको पूछना है, वो आपको देखना है, राइट। और दूसरी चीज, अगर ये डॉक्टर से पूछ कर लेने वाली चीज होती तो क्या ये ओपन मार्केट में अवेलेबल होता? क्या वो इस लाइसेंस कैटेगरी में होती? क्या वो भी प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी में नहीं होती? सोचिए, है ना। आपके घर में बरसों से आप सर्दी होती है तो आप हल्दी का काढ़ा लेते हैं, तुलसी लेते हैं। वही करक्यूमिन प्लस हमारी सप्लीमेंट्स के अंदर है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो साइंटिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड करके दिया जाता है। तो ये है। और सबसे लास्ट वो है कि कई बार हमने देखा है कि ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट है वो सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया के अंदर वाकई में प्रॉब्लम है। ये आज से नहीं है, कई सालों से, जब से ऑनलाइन आया है तब से प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक्चुअली मैटर किया है क्या? तो ये अभी तक मैटर नहीं किया है। इसके रिलेटेड बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट आ चुका है, बहुत सारे सेलर के ऊपर इसका चार्जेस भी लग चुके हैं। बहुत सारे आईडीज जो ऐसे इलीगल तरीके से ऑनलाइन बेचते थे उनको बैन भी किया गया है। वेस्टिज का और पूरा जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उसका, फेडरेशन का, वो सबके डॉक्यूमेंट्स भी है। तो डॉक्यूमेंट्स भी बता सकते हो, और ये सबके बाद भी आप उनको बता सकते हो कि अगर ऑनलाइन पे जो प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में दे रहा है, आप सोचिए, आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको जो प्राइस में नहीं पड़ रहा है उससे कम प्राइस में वो बंदा दे रहा है, मतलब कुछ तो जोल जाल है। और वहां पर आप डिटेल में जब देखोगे, नीचे रिव्यूज देखते हो तो गलत प्रोडक्ट आने वाले रिव्यू होते हैं, वारंटी चली जाएगी ये वाले रिव्यू होते हैं। हमने अभी एक बंदे को बोला था कि एयर प्योरीफायर जो है वो 18,500 में, उसने बोला कि भाई ऑनलाइन 11,000 में मिल रहा है। हमने बोला कि शार्प कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसने क्लियर कट लिखा है कि हम ऑनलाइन किसी भी ये प्रोडक्ट होगा उसके अंदर आपको वारंटी नहीं मिलेगी। वो बंदा लाया, 1 ही महीने के बाद उनका जो फैन है वो फिरना बंद हो गया। उन्होंने फोन किया, उन्होंने बोला कि ये जो है कहाँ से लिया था, पूरी डिटेल्स, बिल मांगे, और उन्होंने वो वारंटी रिजेक्ट कर दी। आज उनके पास ऐसे के ऐसे 100 पीस के जैसा पड़ा है। आप सोचिए। तो ये चीज आप उनको बता सकते हैं कि ये डिटेल्स है। फिर भी अगर आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं फ्लेक्सवेल लूंगा और वो आपको सही कंप्लीट चीजें मिल दे रहा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो ये थे कुछ 16 क्वेश्चंस जो बेसिकली सब लोग हैंडल करते हैं। एंड कितने सारे लोग हैं अभी सीखने के लिए, क्या बात है। सो ये पावर है हमारी ड्रीम टीम फैमिली का। और मैंने देखा बहुत सारे लोग डायरी पेन लेकर अभी भी नोट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ और क्वेश्चंस होंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अगर क्वेश्चन है तो आपके एक्टिव अपलाइन से तो आप कनेक्ट हो ही, मेरा नंबर आपके पास है, कभी भी इसके ऊपर पर्सनली हम बात कर सकते हैं। ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर आप। ओके, यस, थैंक यू। मैंने